हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस के चक्रव्यूह सीरीज़ में। अभी तक हम इस चक्रव्यूह सीरीज़ के तहत हमने सेट, रिलेशन और फंक्शन के पीवाईक्यू को पूरा डिस्कस कर लिया, फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन को डिस्कस कर लिया। आज हम अपने नए टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे जिसके अभी तक विगत वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लास वाइज जितने क्लास लगेंगे 2 या 3 क्लास में इसके सारे क्वेश्चन को हम एनालिसिस करके देख लेंगे। अब हम लोगों के क्या हो रहा है कि हम लोग 3 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। 12th के पोर्शन को भी साथ में साथ पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन के भी पोर्शन को हम पढ़ रहे हैं और जो इन टॉपिक से रिलेटेड जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उनका हम मूल्यांकन भी साथ में साथ किए जा रहे हैं। जिसकी वजह से अपनी तैयारी एकदम पुख्ता तरीके से होती जा रही है। अगर अभी आप इस सीरीज़ से नहीं जुड़े तो आप जुड़ें। अगर आप 12th क्लास के पोर्शन जो अभी तक चल रहा है, अभी उसमें कॉम्प्लेक्स चल रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर 12th पोर्शन का चल रहा है, ग्रेजुएशन में ग्रुप थ्योरी चल रहा है। ग्रुप थ्योरी की बेहतरीन 3 क्लासें हो चुकी हैं, अगर आप उसमें नहीं जुड़े हैं, अगर आप तक अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप ग्रुप थ्योरी के भी लेक्चर को साथ में देखते जाइए। इससे क्या होगा कि ना आपका ग्रेजुएशन पोर्शन पीछे रहेगा, ना 12th के पोर्शन पीछे रहेगा, तो जल्दी-जल्दी अपना सिलेबस कवर भी हो जाएगा। उससे साथ में न्यूमेरिकल्स जितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं, मिनिमम तो 300 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से रिलेटेड 300 क्वेश्चन लगते हैं। अब एक बार तुम ही सोचो, एक थ्योरी पोर्शन हो जाए, उससे रिलेटेड 300 न्यूमेरिकल हम लगा लें, क्या आसान बात है क्या? इसके आगे कहीं आ सकता है? नहीं आ सकता ना। हम थ्योरी के लेवल भी इतना ईज़ी नहीं रखे हैं कि अगर कहीं बाहर से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो वो हमसे लगे ना। तो ज़रूरत क्या है, आप हमसे जुड़ें, चैनल पे देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, जो वीडियो अपना देखे हों, हर एक फंक्शन के भी, जैसे फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये सब फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन सबको अलग-अलग वीडियो में हमने बना रखा है। तो आपको जो वीडियो आपका नहीं तैयार, जो फंक्शन नहीं तैयार है, उस वीडियो में जाइए, उस फंक्शन को देख लीजिए। तो जो अधूरी-कसूरी जो भी जानकारी रही होगी, वो कंप्लीट जानकारी हो जाएगा। उसके बाद आइए पीवाईक्यू देख लीजिए। तो पूरी थ्योरी देखने के बाद, फिर वो आके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखने के बाद, पीवाईक्यू सीरीज़ देखने के बाद, ये कैसा लगेगा, हमारी तैयारी एक पूर्णतया की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए, अब आज के सेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चन अभी तक विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उसको हम देखेंगे। इसके पहले हमने सेट सेट रिलेशन और फंक्शन के न्यूमेरिकल्स लगा लिए हैं, पीवाईक्यू जितने पूछे थे उसको भी लगा लिए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन को पढ़ा, थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद उसके सारे पीवाईक्यूज़ हमने लगा लिए। अब ग्रुप थ्योरी पार्ट चल रहा है, ग्रुप थ्योरी का जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, उसके जितने पीवाईक्यू अभी तक जितने पीवाईक्यू पूछे गएंगे, उस पीवाईक्यू को हम लगा के, कलेक्टिवली लगा के, उसको एकदम बढ़िया तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो ज़रूरी है आपको पढ़ने, और सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको थोड़ा-सा भी पसंद आए, अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास पहुँचाइए। सब्सक्राइब करने में कोई चार्जेज़ नहीं है। आप वहाँ देखो, सब्सक्राइब का बटन है, दबा दीजिए, क्या मतलब है उससे? लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, आप उसको देखिए। और इन सबसे भी ज़रूरी बात ये है कि अगर आपका कहीं भी डाउट आए, कमेंट बॉक्स ओपन ओपन है, कमेंट बॉक्स बंद नहीं रहता। आप कोई भी डाउट हो उस पे लिख दीजिए, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो उसको भी लिख दीजिए। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, दोनों चैनल ओपन है। अगर आप उससे जुड़िए, वहाँ पे क्या होता है कि हम वीडियो की ये लिंक जो है इसको भी प्रोवाइड कर देते हैं। और स्क्रीनिंग जो आपके सामने ये चल रहा है, जो आपको सामने पीपीटी दिख रहा है, इस पीपीटी को हम प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि क्या है कि कई लोग होते हैं नोट्स बनाना नहीं चाहते। वैसे भी पीवाईक्यू का नोट्स कौन बनाता है? तो कोई नहीं बनाता, तो इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। जो मोबाइल में देखना चाहे मोबाइल में, पीडीएफ निकाल के पढ़ना चाहे पीडीएफ में, उसको प्रिंट करा के पढ़ सकता है। तो उस चैनल से भी जुड़े, तो हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में या चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, वहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल, तो उससे भी जाके जुड़ें। तो अब लेट नहीं करेंगे, हम लोगों का मोटिव यही होता है कि क्लास में अगर 2 घंटे के लेक्चर ले रहे हैं, तो 2 घंटा में हम बाकायदे कम, काम ज़्यादा करेंगे। तो ठीक है, 2 घंटे में अगर हम 60-70 न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, तो तब भी अपना एवरेज ठीक चल रहा है। तो चलो, बिना देर किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जोश और जज़्बा बनाए रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ा बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे अभी तक सब सीरीज़ में मिले हैं। बढ़िया क्या, जो पूछे गए हैं वही मिलेंगे। तो ऐसा नहीं बाहरी क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, मूल्यांकन के आधार पे ये पीपीआईक्यू बहुत ज़रूरी होता है। मूल्यांकन अगर अपने करना है कि हम क्या पढ़े हैं, वो जो है सिलेबस ओरिएंटेड है, नहीं है, तो पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम वो क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी क्लासेस पे पीवाईक्यू को बारी-बारी से सारा कुछ हम लगा रहे हैं। तो चलिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको ये कह रहा है कि ये जो हमको दिया गया आई पावर माइनस 35, आई पावर माइनस 35 की वैल्यू पूछा है। तो हमने आई पावर 35 तो छोड़ो,
हम थ्योरी क्लास में जाकर देखोगे आई की पावर माइनस एन के लिए भी बता दिया हूँ कि अगर आई पावर माइनस एन आ गया तो उसके लिए कैसे लगाएंगे। तो चलो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, उसको उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि आई पावर माइनस 35 का वैल्यू क्या है, इसको हमको बताना है। तो चलो ठीक है भाई, बताने में क्या दिक्कत है, इसको बता देंगे। तो क्या करना है, आई की पावर 35 जो लिखा है, ये पोर्शन जो आई की पावर 35 लिखा भाई, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, ये सिस्टम जैसे ही चालू करते हैं तो थोड़ा देर लैगिंग प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जैसे 5 मिनट 10 मिनट बीता, इससे बेहतरीन सिस्टम हो ही नहीं सकता, एकदम मक्खन जैसे चलता है भाई। उसके तो 2-4 मिनट की बात होता है, उतना तो सही सकते हैं, क्योंकि हम बड़े काम के लिए जुटे हैं, तो छोटी छोटी उसमें ये बाधाएं नहीं रोक सकती हमको ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आई की पावर माइनस 35 है, तो आई पावर 35 को सबसे पहले आई पावर 35 लिख दो। फिर हमने क्या बताया कि आई की जो वैल्यूज होती हैं, आई की वैल्यूज हमने क्या क्या बता रखा, आई का पावर 1 होता है जिसका रूट -1 होता है। फिर आई की स्क्वायर करते हैं, आई की स्क्वायर रूट पावर -1 का स्क्वायर करते हैं, कितना आ जाता है, -1 आ जाता है। फिर आई क्यूब करते हैं, कितना हो जाता है, आई की स्क्वायर इंटू आई होता है, तो आई की स्क्वायर मान देखो माइनस आया, तो ये कितना हो जाता है, माइनस आई हो जाता है। और आई का पावर 4 जैसे ही करते हैं तो ये कितना हो जाता है, आई की स्क्वायर इंटू आई की स्क्वायर, यानी कितना हो गया, माइनस आई इंटू माइनस आई हो गया कि नहीं हो गया। अब ये बताओ, माइनस आई आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, आई की स्क्वायर देखो ये 1 होता है ना, ये 1 होता है, तो ये करोगे कितना हो जाएगा, 1। तो ये जान लेना कि क्या होगा, आई का पावर 4 आई का पावर 1 करोगे तो अंडर रूट -1 होता है, आई की स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई होता है, आई की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। अब आई के पावर 4 से ज़्यादा कोई भी नंबर आए तो उसको, जैसे मान लो 10 आया तो उसको कुछ नहीं करना, 4 से डिवाइड लगाना है, 4 से क्या लगाना है, डिवाइड लगाना है, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा आई का पावर वही रिमाइंडर लिख देंगे, ठीक है। आई का पावर जो आएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसी को आई का पावर समथिंग में हम लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब जैसे अब आई के ही में क्यों को लगाते हैं, आई के ही डिवाइड क्यों लगाते हैं, क्योंकि आई की जो है, आई का पावर 4 जो है हमको 1 वैल्यू देता है, इसीलिए हम आई का डिवाइड लगाते हैं। आई का डिवाइड यहाँ लगाओगे कितना हो जाएगा, 35 में 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा जी, बता सकते हो क्या, 4 8 32 होता है, 32 3 35 होता है, 3 रिमाइंडर आ गया। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/आई, आई का पावर 4, 4 का पावर कितना, 8 चौका 32, ये हो गया। फिर इंटू इंटू फिर 32 हो गया, बचा कितना, रिमाइंडर 3 बचा, तो ऐसे लिखने कोई दिक्कत है क्या। फिर ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि आई का पावर 4 1 पावर 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/आई का क्यूब। तो 1/आई का क्यूब, अभी आई क्यूब की वैल्यू देखो हमने बताया कितना होता है, माइनस आई, तो माइनस आई लिख देते हैं। फिर इसको अभी रेशनलाइजेशन करो, इसको माइनस आई है तो माइनस आई से ऊपर नीचे गुणा करो, तो ये माइनस आई है तो आई से नीचे गुणा कर दो, आई से ऊपर गुणा कर दो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा जी, ये नीचे नीचे गुणा करोगे तो आई की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आई की स्क्वायर होगा, तो माइनस आई की स्क्वायर होगा, तो आई की स्क्वायर -1 होता, तो ये कितना हो जाएगा, +1, तो कितना हो जाएगा, ऊपर आई बन जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा भाई, आई। आई कहीं दिख रहा है क्या, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आई। यहाँ तक समझ में आया क्या। हमको क्या याद रखना है, ऐसे अगर आई की वैल्यू हमको याद रहना चाहिए, आई की स्क्वायर मान -1, आई क्यूब मान -आई, आई का पावर 4 का मान कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। अब आई की पावर जैसे मान लो चलो हम थोड़ा सा जल्दी से बता देते हैं, अगर कहीं एन आ गया, आई का पावर एन, उसको भी बता देते हैं। अगर आई का पावर एन आ गया, आई का पावर एन आ गया, आई का पावर एन की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए कोई कुछ नहीं करना, फिर 4 से डिवाइड लगाना है। जो भी डिवाइड लगाओ, मान लो क्यू टाइम्स जा रहा है, उसका रिमाइंडर आ रहा है, क्या रहा, आर आ रहा है। आर क्या क्या हो सकता है भाई, आर क्या हो सकता है, आर का मान क्या हो सकता है भाई, हम इतना जानते हैं कि ये जो लिखा है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इसको तोड़ने के बाद इस क्या लिख सकते हो, अभी एन को क्या लिख सकते हो भाई, 4Q प्लस आर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, देखो 4Q प्लस आर लिख सकते हो, तो 4Q प्लस आर लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि इसको आई की पावर 4Q इंटू आई की पावर आर में लिख सकते हैं, लिख सकते हो जी ना। फिर आई का पावर 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई का पावर 4 का पावर क्यू लिख सकते हैं, इंटू आई का पावर आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये आई का पावर 4 मान हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, आई का पावर 4, और सॉरी आई का पावर आर। आर क्या है अपना, ये आर पर रिमाइंडर ही तो है दोस्त, कुछ और है, रिमाइंडर है कुछ दो, और इसको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका मतलब है क्या, अगर हम आई का पावर 1947 पूछ ले तो बता सकते हो, आज़ादी के टाइम की बात कर रहे हैं, 1947 पूछ सकते हो, अगर बता सकते हो कितना होगा, क्यों नहीं बता सकते भाई, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड, देखो डिवाइड करने का मतलब 19 से भाग दो जरूरी नहीं होता, 47 में भी डिवाइड करो तो उतना ही बताएगा जितना 4 का रिमाइंडर आएगा, 4 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, ये कितना करो भाई,
4 कितना आया, कट गया 7, 4 एक कम 4 कितना आया 3, कितना है आई का पावर 3, आई का पावर 3 का मान कितना होता है माइनस आई। ठीक है। अच्छा जी, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो ये ऐसा भी देख लो, रुक जाओ फ़ोन, अगर 47 में नहीं देना चाहते तो 1947 में दे लो भाई, क्या दिक्कत है, 4 से डिवाइड करो, कितना हो गया 4 चौके 16, कितना 3 34, 4 सत्ते 28, 4 8 है 32, कितना 2, कितना आ गया 27, 4 छंग की 24, 24 कर दो, तब भी तो वही है ना दोस्त, कुछ और आया वही है। तुम चाहे 4 की डिविजिबिलिटी रूल यही है कि लास्ट 2 डिजिट होता है 4 से डिविजिबल हो जाए तो पूरी संख्या जो होती है 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम 2 की डिवाइड करके ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से भी आ गया। चलो आई की पावर 2014 बता दो, ये कितना होगा भाई, दूसरी आज़ादी का टाइम बता दो, इसकी क्या होगा, पहली आज़ादी 1947 मिली थी, दूसरी आज़ादी 2014 मिला था, है ना जी। तो चलो देखते हैं, मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई बुरा ना माने हैं। तो 2014 को क्या करेंगे, 2014 डिवाइड कर दो भाई, 4 से करोगे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, ये फिर 1 में जाएगा, नहीं जाएगा 14 उतार लो 0, ऐसे तो करोगे, फिर कितना हो जाएगा 4 3 या 12, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा भाई आई की स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो आई की पावर आर लिखे थे कि नहीं, आई की स्क्वायर हो जाएगा, आई की स्क्वायर मान कितना होता है -1। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i, ये बताओ। और इसका एक ट्रिक भी बता देता हूँ, जैसे क्या है कि ये कहीं भी अगर आई पावर -35 ऐसे लिखा है, यानी कुल मिला के निगेटिव नंबर लिखा गया है, तो आई पावर -35 से बड़ा जो 4 का गुणज पहला गुणज हो वही जोड़ दो उसमें, जैसे -35 है, आई पावर -35 है, -35 से जस्ट बड़ा 4 का गुणज क्या होगा 36, जोड़ दो, यही तो आएगा, सीधे आंसर आ गया। और कोई भी आंसर ले सकते हो, चलो अब एग्जांपल तो दिखाता हूँ कि और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आई पावर माइनस क्या लिख दूँ, 93 लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या। अब 93 से जस्ट बड़ा क्या हो सकता है, आई का मल्टीपल का 93 से जस्ट बड़ा क्या आ सकता है बताओ, ये माइनस है भाई, -93 है, तो इससे जस्ट बड़ा मल्टीपल 94, देखो कटेगा 4 से, 94 नहीं कटेगा, 95 कटेगा, 95 भी नहीं कटेगा, 96 देख लो, 96 कटेगा क्या 4 से, 4 दूनी 8, 8 4 चौके 16, हाँ जी कटेगा, तो 96 जोड़ दो, 96 जोड़ोगे तो आई का पावर कितना हो जाएगा, आई का क्यूब, यही तो बचेगा। आई का क्यूब का मान कितना होता है, बता सकते हो आई का क्यूब कितना होता है भाई, आई क्यूब माइनस आई। अब इसको ऐसे देखना चाहो तो आई पावर हम कितना पूछे, आई पावर -93, तो 93 का मान 1 बार आई पावर 93, तो 93 को डिवाइड करो 4 से भाई, करोगे कितना हो जाएगा, 4 चौके 4 एकम 4 दूनी 8, 8 की 1 13, 4 3 या 12, यही तो है। अच्छा कितना एक कितना हो गया 1/i, 1/i ऊपर नीचे गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा i/i इंटू आई की स्क्वायर, -1 होता है तो कितना आ गया -i, ऐसे भी आ गया। तो इसका मतलब क्या, अगर 1/i की पावर जैसे छोटा नंबर दिखे, जैसे कुछ भी छोटा नंबर दिखे तो या बड़ा भी नंबर दिखे, कुल मिला के तुमको जस्ट उसी के बाद वाला जो 4 का मल्टीपल हो उसको जोड़ दो उसमें, जस्ट उसी बात के नंबर का। तो जैसे यहाँ 93 था, मैंने 96 जोड़ दिया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था 35 था, मैंने 36 जोड़ दिया, सीधी वैल्यू आ जाएगी जो वैल्यू हमको निकालना होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 - 3i इज, इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम हमको बताना है जी। तो चलो देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, लगाते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, पहले देखो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z कितना होता है भाई। चलो लिख देता हूँ, थोड़ा सा सेंटेंस भी लिख देता हूँ, बाकी ऐसे डायरेक्ट लिखता हूँ क्या कोई मतलब नहीं रहता इस सब छोटी छोटी बात लिखने के। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, जिसको जेड इनवर्स से दिखा सकते हैं, बराबर कितना 1/z कर सकते हैं, तो 1/z कितना हो जाएगा 1/2 - 3i। अब इसको क्या हो रेशनलाइजेशन कर दोगे, कैसे करोगे, 2 + 3i से नीचे गुणा कर दो, 2 + 3i से ऊपर गुणा कर दो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 + 3i हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर करोगे, 2 2 ज़ा 4 -9 आई की स्क्वायर, आई की स्क्वायर -1 होता है, 4 + 9 लिख दें, कोई दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2/13 3/13 आई, यही होगा कि नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, देखो सी ऑप्शन अपना प्यारा सा दिख रहा है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन को जितनी ज़्यादा, जैसे क्या मैं लगवा रहा हूँ तो सीधे केवल वीडियो देख, कैसे क्या ऐसे करके केवल वीडियो मत देखो, रफ पेन उठाओ और जुट जाओ, सबसे सही तरीका यही। नहीं तो क्या है, तुम ऐसे लियो फिर सीधे सीधे और हो गए, फिर सीधे सीधे थोड़ी देर बाद 180 डिग्री पे आ जाओगे, फिर सुबह हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो
अपना वो क्या है कि एक बनाने रखना चाहिए कि हाँ हमको साथ में न्यूमेरिकल लगाना, इससे अपना हैबिट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पोर्शन लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको कहीं ऐसे, जैसे मैं तो रेशनलाइजेशन करके लिखा, अगर कहीं से डायरेक्ट लिखना हुआ तो जैसे जेड इनवर्स बराबर होता क्या है, ये जानते हो कि जेड इनवर्स बराबर कितना होता है, जेड का कॉम्प्लीमेंट अपान मॉड जेड स्क्वायर होता है। आप इस वैल्यू पे सीधे रख दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इससे भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे क्या है कि मैं जहाँ हो सकेगा ट्रिक्स, यहाँ ट्रिक काम करेगा वहाँ मैं बता दूंगा, इस ट्रिक्स इसको लगा लो। जहाँ लगेगा कि नहीं इसको जनरलाइज फार्म के साथ ही हमको ट्रिक बताना है, तो हमको जैसे क्या, हमको दोनों बताना है, हमको एज ए टीचर हमको दोनों बताना पड़ेगा। आपका काम क्या है कि उसको वहाँ जैसे ट्रिक बता दिया, अभी ट्रिक भूल गए तो जनरलाइज फार्म से भी अगर टाइम बचा तो लगा सकते हो, तो इसलिए हमको दोनों बताना है। लेकिन यह है कि अगर जिस भी क्वेश्चन का ट्रिक बनेगा मैं उसको बताऊंगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, जो बोले उसको ध्यान से पढ़ते जाओ। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के इज ए फैक्टर। फैक्टर है भाई किसका है, ये जो हमको एक देखो एक लिखा गया पॉलिनोमियल टाइप का, टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सी, इसका एक फैक्टर है ये। तो हमसे कह रहा है कि के का मान बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जाके देखो, हमने हजारों क्वेश्चंस लगाए। अब इसके तरीके क्या है कि अगर एक फैक्टर ये है तो इसका है, तो इसका दूसरे फैक्टर को हम पता करते हैं, जो आएगा अगर तो सेटिस्फाई करेगा तो उसको बता देंगे। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यहाँ ये आ गई कि यहाँ देखो के की वैल्यू दिया ही नहीं गया। अब के की वैल्यू दिया ही नहीं गया तो इसको फैक्टर करके कुछ ऐसे एक्स की वैल्यू निकाल नहीं सकते जो उसमें पुट करे हमको के की वैल्यू दे दे। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरीके बताएंगे, एक इसका ट्रिक बताएंगे, इसका जनरलाइज्ड फॉर्म बताएंगे। तो सबसे पहले ट्रिक बता दे। चलो तुम्हारी कहने के हिसाब से सबसे पहले ट्रिक बता देते हैं। तो क्या करना, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस टू के प्लस के, इसको एक बार प्यार से देखो क्या कह रहा है कि ये हमको दिया गया था, हमसे के की वैल्यू ही तो पूछा है, के की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, के की वैल्यू निकालने के लिए हम के की वैल्यू इन सब में से किसी एक को उठाएंगे, उसको हम अपना के की वैल्यू मान लेंगे कि अपनी के की वैल्यू है। ये ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक के थ्रू बता रहे हैं, ट्रिक ही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस हम सबसे पहले माइनस थ्री को उठाते हैं, माइनस थ्री बराबर क्या कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं। फिर इसको फैक्टर करो, इसका फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री बराबर कितना हो जाएगा जीरो। एक्स कामन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, फिर माइनस वन कामन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस थ्री बराबर कितना हो जाएगा जीरो। ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा जीरो। अभी एक्स बराबर वन आ गया, एक्स बराबर आ गया माइनस थ्री, ये दो वैल्यू हमको मिले। अब क्या करना है, अगर ये दो वैल्यू जो हमको मिले हैं, ये दो वैल्यू जो हमको मिले हैं, ये जो पॉलिनोमियल हमको टू एक्स पावर फोर, ये जो पॉलिनोमियल देखो ये जो दिया गया है टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर, ये जो दिया गया है, एक्स की वैल्यू उसमें पुट करो, अगर उसको सेटिस्फाई कर दे रहा, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, वैल्यू जीरो दे रहा, तो ये एक्स के की वैल्यू अपना माइनस थ्री होगा। तो चलो एक्स इज इक्वल टू पहले वन ही पुट करके देख लेते थे, कितना हो जाएगा टू प्लस ये कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, ये माइनस फोर्टीन हो जाएगा प्लस फाइव हो जाएगा प्लस सिक्स हो जाएगा, यही तो होगा, कुछ और होगा। ये कितना हो जाएगा भाई, छः पाँच ग्यारह, ग्यारह एक बारह दो चौदह, चौदह देखो पॉजिटिव में आ रहा है, फोर्टीन माइनस निगेटिव में आ रहा है, बराबर जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने के की वैल्यू माना है माइनस थ्री, बे एकदम सही माना है। अगर ये माइनस थ्री नहीं होता तो इसके जो फैक्टर्स आते हैं वो इसको कभी सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ तक समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बड़ी सिंपल है, बहुत ईजी है। अब इसको चलो जनरलाइज फॉर्म बता देते हैं भाई, जनरलाइज फॉर्म, हमारा काम जनरलाइज फॉर्म बताना है। तो फैक्टर थ्योरम में जब हम पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि अगर जैसे ऐसे कुछ एक किसी का एक फैक्ट, एक पॉलिनोमियल दिया गया, उसका एक फैक्टर ऐसा कुछ मिल जाए, अगर एक फैक्टर मिल गया तो अलग दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या, जो हमको पहला फैक्टर मिला उससे हम डिवाइड लगाते हैं। अब डिवाइड लगाने के बाद उसका दूसरा फैक्टर आता है। अब यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि के में है तो इसका तो रिमाइंडर आना है, नहीं इसका रिमाइंडर जो आएगा उसको हम जीरो के बराबर रख देंगे। तो जीरो के बराबर रखेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, अब यहाँ तक समझ में आ गया तो चलो हम डिवाइड लगाते हैं। तो क्योंकि हमको दिया क्या गया है, दिया क्या गया भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू के, टू एक्स प्लस के दिया गया, यहाँ टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सी एक दिया गया है। तो चलो हम डिवाइड लगाते हैं। सबसे पहले क्या, टू एक्स पावर फोर दिया गया, टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, यही दिया गया, कुछ और दिया गया। इसको हम डिवाइड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डिवाइड लगाते हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के से हम इसको डिवाइड करते हैं। चलो करते हैं भाई, यही तो है, कुछ और है, यही है।
अब देखो जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं गुणा, यहाँ देखो ये 2x⁴ बनाना है तो 2x⁴ बनाने के लिए 2x² से गुणा करना पड़ेगा, तो कर दोगे जी, कितना हो जाएगा 2x⁴ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x क्या कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा प्लस के इंटू 2x², यही तो बचेगा, कुछ और बचेगा, यही आएगा। तो फिर देखो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये फिर ये माइनस हो जाएगा। अब x³ है तो कितना बच जाएगा भाई, माइनस ये प्लस x³ है कितना भाई, ये देखो ये करोगे तो कितना हो जाएगा 4x³ आएगा ना, ये 4 होगा तो कितना बचा, ये -3x³ बनेगा, ये कितना बनेगा भाई, ये बनेगा माइनस हो गया ना, ये माइनस बाहर कर लेते हैं तो कितना बनेगा 2x + 14 x² बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। फिर क्या बचा 5x बचा, फिर +6 बचा, यही तो बचा, कुछ और बचा। फिर क्या करना जी, ये -3x³ को हटाना, तो -3x³ कैसे हटेगा, -3x से डिवाइड कर दें, यही तो करना पड़ेगा। -3x से करोगे कितना हो जाएगा -3x³, फिर -6x², फिर कितना हो जाएगा -3x के आएगा कि नहीं आएगा, फिर देखो ये आ गया, फिर इसको प्लस करोगे, ये पोर्शन हट गया, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी, x² दो में कॉमन कर लो कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या। देखो ये कितना हो जाएगा -2x -14, ये कितना हो जाएगा +6, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा, ये कितना हो जाएगा इंटू x²। फिर ये देखो एक्स वाला पोर्शन यहाँ है, ये एक्स वाला पोर्शन यहाँ पे है, तो यहाँ से भी इसको घटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा भाई 3 + 3k + 5, ये सीधे लिख दे x, फिर +6, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना भाई, x² वाले पोर्शन को घटाना, तो x² वाला पोर्शन ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा -2x -8 आ रहा है ना, तो इसको -2x + 8 से घटा दें, ये यही तो बन रहा है ना, तो -2x + 8 से करोगे कितना हो जाएगा -2k + 8 x² हो जाएगा ना, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा -2 2k + 8 x हो जाएगा, फिर प्लस के कितना हो जाएगा -k, माफ़ कीजिएगा -k 2k + 8, ये हो गया। अब इसको चलो फिर इसको घटा दो, क्या दिक्कत है। अब ये वाला पोर्शन घट जाएगा, ये पोर्शन हट गया, फिर ये बचा कितना, इसको प्लस में कर दो, इसको प्लस में कर दो। चलो अभी देखो ये एक्स वाला पोर्शन बचा, तो कितना बना भाई, ये एक्स वाला पोर्शन करके करो कितना आ जाएगा, ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 7 के आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 × 2 = 16, 5 × 21 आ जाएगा 21, ये क्या है एक्स है अपना। फिर ये क्या बचा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बचेगा कितना प्लस के 2k + 8 + 6 बड़ा यही बना। अब अपना रिमाइंडर ये आ गया, अब डिवाइड तो लगेगा नहीं, रिमाइंडर अपना ये आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि अब रिमाइंडर क्या है, अगर एक फैक्टर ये डिवाइड करना है, अगर उसको दूसरा रिमाइंडर मिलना है तो रिमाइंडर इसका 0 आना चाहिए, तो 0 के बराबर क्या कर रहे हैं, 0 के बराबर रखोगे, तो 0 के बराबर रखने को एक्स वाले कोफिशिएंट इसके एक्स वाले कोफिशिएंट से कंपेयर करोगे, 7k + 21 कंपेयर करोगे तो यही आएगा, k = कितना आ गया -3। हम उस तरीके से लगाए, इस तरीके से भी लगाए, तो अपना कितना आ रहा है वैल्यू, अपना वैल्यू आ रहा है कितना -3। अब बताओ जी, ये वाला तरीका सही था कि इस कंडीशन में ट्रिक सही था कि जनरल फॉर्म सही था। अब तो समझ में आ गया होगा कि नहीं भाई, यहाँ तो इस हिसाब से रेट हमको 5 मिनट लगेंगे, जो कि अपना बेवकूफ़ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इससे हम ट्रिक को देखेंगे, के की वैल्यू उठा के उसमें पुट करेंगे, फिर फैक्टर करेंगे, वो वैल्यू जाकर देखेंगे, जो सेटिस्फाई कर जाएगा तो के वही वही आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेड सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ एक छोटा सा हमको लग रहा है कि ये मॉड होगा, ये मॉड यहाँ से हट गया तो मॉड लगा देते हैं हम, ये ठीक है। कह रहा है मॉड i + z अपान मॉड i - z = 1, ऐसा कुछ लिया गया है, तो इसको ऐसा कुछ लिया गया है, तो चलो बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। चलो इसको दो तरीके हैं, दोनों तरीके हम बता देते हैं। ये भी देखो मॉड है भाई, यहाँ मॉड लगा लेना, गलती मत करना, ठीक है। तो चलो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यही है कि इसमें जेड मान लो, जेड = हम मान लेते हैं क्या, x + i y, एक्स प्लस आई वाई मान लिया हमने। फिर ये एक्स प्लस आई वाई यहाँ पे हम पुट करते हैं, कितना हो जाएगा आई, फिर कितना हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, ये हो गया, यहाँ मैंने पुट कर दिया, फिर डिवाइड बाई आई, ये प्लस प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, एक्स प्लस आई वाई हो गया कि नहीं हो गया, ये लगा दिया, इसकी वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है एक्स प्लस हमारे रियल पार्ट साथ इमेजिनरी पार्ट साथ करते हैं, तो एक्स प्लस आई को कॉमन कर लोगे तो कितना हो जाएगा y + 1। इसी तरह नीचे एक्स को कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा -x से हो जाएगा, ये -i y - 1 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मॉड लगा दिया हमने, ये 1 हो गया।
अब ध्यान से देखो, ऊपर ये करोगे तो ऊपर का मॉड हो जाएगा, ये करोगे तो नीचे का मॉड हो जाएगा। तो चलो मॉडुलस ये हम तो जानते हैं ना, जैसे क्या है कि ये याद है थोड़ा बहुत कि नहीं याद है, जो बताए थे Z1/Z2 का मॉड निकालोगे तो ये मॉड Z1 और मॉड मॉड डिवाइड बाई मॉड Z2 हो जाता है, अलग अलग हो जाता है उसका। तब यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा, क्या होता है भाई, अंडर रूट जब मॉड निकालते तो कितना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही तो हुआ। फिर डिवाइड बाई कितना हुई, नीचे वाला क्या करोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1। इधर उधर करके स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये पोर्शन देखो ये कट गया, कितना बचा, वाई प्लस वन वाई माइनस वन का स्क्वायर है। यही तो है, कुछ और बचा है, यही बचा है। फिर इसको एक्सपेंड करो भाई, कितना हो जाएगा, वाई की स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, वाई की स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो ये पोर्शन कट गया, ये पोर्शन कट गया, तो अपना वाई बराबर क्या है, जीरो आए। वाई बराबर जीरो होता क्या है, बता सकते हो जल्दी से? वाई बराबर जीरो क्या होता है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का ही तो वाई इक्वल टू जीरो होता है। तो अपना पहला ही ऑप्शन सही हो गया। क्या होगा, ये वाई बराबर जीरो मतलब रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो फिर हम इस पे दूसरा तरीका बताते थे। ये तो पहला तरीका हो गया, तो दूसरे तरीका को कैसे लगाते हैं उसको देखो। नोट पॉइंट, अगर कहीं पे हमको दिख जाए Z-Z1 डिवाइड इक्वल टू Z-Z2, ये दिख रहा, यही तो दिख रहा, कुछ और दिख रहा, हमको यही दिख रहा। अब इसकी जो Z-Z1 का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। Z-Z1 का मतलब ये होता है कि जैसे क्या होगा, लिख दूं कहीं, चलो मैं भी लिख देता हूँ। जेड से Z1 के बीच की दूरी, Z-Z1 का मतलब क्या हुआ, जेड से Z1 के बीच की दूरी हो गई, ठीक है। फिर Z-Z2 का क्या हुआ, जेड पॉइंट से Z2 के बीच की दूरी हो गया। यही कहने का मतलब है, जेड पॉइंट से Z1 के बीच की दूरी, जेड पॉइंट से Z2 के बीच की दूरी। कोई कह रहा दोनों अगर आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि Z1 एंड Z2 को जोड़ने वाली रेखा, को जोड़ने वाली रेखा, जोड़ने वाली क्या है, रेखा। रेखा क्या होता है भाई, लाइन। रेखा के लंबवत, लंबवत समद्विभाजक, समद्विभाजक क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को दर्शाता है, को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है भाई, चलो देखते हैं। इसका मतलब क्या, अभी जो अपना क्वेश्चन था यही तो कुछ, क्या था भाई, जेड कितना था, अपना क्वेश्चन क्या था, दिखाओ। ये क्या था, आई जेड प्लस आई था, माइनस जेड माइनस आई था, यही तो था, कुछ और था, यही था। तो सीधे लिख दो, जेड प्लस आई इक्वल टू, ये भाई रुक जाओ, ये चलो इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड माइनस आई, यही तो लिखा है, कुछ और लिखा है, यही लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जेड जो लिखा है, आई, आई कहाँ पड़ता है, ऐसे अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं तो आई अपना कहाँ पड़ता है, कुछ याद है? आई इधर ही कहीं पड़ता होगा, ये आई होता है, इधर माइनस आई होता है कि नहीं होता? अब ये आई अगर इधर कहीं है, ये इधर आई है, इधर ये है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ दिख रहा है Z-Z1, तो यहाँ Z1 क्या है, Z1 बता सकते हो भाई, यहाँ Z1 कितना है, माइनस आई है। यहाँ Z2 कितना है, आई है कि नहीं है? है, क्योंकि देखो यहाँ निगेटिव Z1 है तो यहाँ प्लस लगा, तो ये माइनस आई रहा होगा, तभी तो प्लस किया है कि नहीं किया? तो यही तो है, माइनस आई है, ये Z2 कितना है, आई। अब इसका मध्य बिंदु निकालोगे, मिड पॉइंट निकालोगे, Z1 प्लस Z2 का मिड पॉइंट निकालोगे, 0,0 आएगा कि नहीं आएगा? अगर 0,0 आएगा, ये 0,0 ये क्या है, यही तो होता है, ओरिजिन होता है कि नहीं होता? ये क्या होता है, 0,0 होता है। अब इस 0,0 को इसको कह रहा है कि इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर मतलब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर से, यानी ये जो है इसके मध्य बिंदु से समद्विभाजक, यही तो होता है। ये क्या है भाई, यही तो अपना एक्स एक्सिस होता है कि नहीं होता, बताओ? यही तो समद्विभाजक होगा कि नहीं होगा? ये इसमें यही तो कह रहा है, ये दो भाई, इसको ध्यान से देखो, Z1 और Z2 को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत समद्विभाजक को दर्शाता था। अगर ये यह है, ये है, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ये इसके परपेंडिकुलर की ही तो बात कर रहा है। तो है क्या वो, जेड एक्स एक्स एक्सिस ही तो है, तो वही अपना क्या हुआ, एक्स एक्सिस ही आंसर हो गया। ऐसे कुछ ट्रिक्स है, देखा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अगर कहीं ऐसे लिखा Z-A/Z-B, ऐसे को समथिंग के लिखा गया है, अगर अगर ऐसा कुछ लिखा गया है, केस फर्स्ट, अगर k इज इक्वल टू 1 है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, किसको, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। केस सेकेंड, अगर k नॉट इक्वल टू 1 है,
तो लोकस जो इसका लोकस बनेगा, लोकस ऑलवेज अ सर्कल, ऑलवेज अ सर्कल, एक सर्कल को हमेशा निरूपित करेगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? अगर z माइनस है, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, यही इंप्रेशन को ध्यान से देखो। ये जो हमने यहाँ बनाया है इसको ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये ये देखो, इसको इसको ये दिमाग में बैठा लो भाई। ऐसा ऐसा कहीं दिख जाए तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टिक करके आगे बढ़ सकते हो। क्या? जेड माइनस ए डिवाइड बाई जेड माइनस बी का पूरे का मॉड अगर इज इक्वल टू के, तो अगर के इज इक्वल टू 1 है तो एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, अगर के नॉट इक्वल टू 1 है तो एक सर्कल को शो करेगा। तो दिमाग में बैठाए रहो, यदि ध्यान कभी कभी काम कर जाएगा, कभी कभी क्या मैक्सिमम काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर देखो यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाते हैं, वहाँ हमने एक्सपेंड करके लगाया था, यहाँ डायरेक्ट लगाते हैं। जेड इनवर्स बराबर क्या बताया था, जेड का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई मॉड जेड का स्क्वायर, यही तो बोले। तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2i हो जाएगा, डिवाइड मॉड जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 3 का 9, 2 दूना 4, 9 4 13 का अंडर रूट आएगा, लेकिन फिर स्क्वायर लगा तो कितना 13 लिख दे, कितना हो जाएगा 3/13 माइनस 2/13 आई होगा कि नहीं होगा? ऐसा ऑप्शन में दिखा, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? इसको आपने डायरेक्ट लगा दिया, वहाँ एक्सपेंड करके लगाया था, रेशनलाइजेशन वगैरह कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा करके लगाया था कि नहीं लगाया था? चलो आगे बढ़े, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर उस इतना इज रियल। अब ये पोर्शन जो दिया गया है, कह रहा है कि ये प्योरली रियल है, तो थीटा की वैल्यू बताओ। तो प्योरली रियल के लिए हम लोगों ने क्या जाना है कि प्योरली रियल तब होता है। चलो इसका भी थोड़ा थ्योरी पार्ट बता देते हैं, ताकि क्या है कि अपना तैयार होता जाए। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई लिखा गया है, ये लिखा गया था, अगर हमसे पूछ ले कि ये बताओ कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है, कि ये पोर्शन जो होता है रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ z। चला जा भाई, रियल पार्ट ऑफ क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z। ये जो पोर्शन होता है, ये वाई आई के साथ जो पोर्शन साइन के साथ लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आई को छोड़ के आई के पोर्शन के साथ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब क्या होता है कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि अपना z प्योरली रियल है क्या, प्योरली रियल मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं होने का मतलब क्या, तो y इक्वल टू 0 हो जाए। तो y इक्वल टू क्या, y क्या है अपना इमेजिनरी पार्ट, z ही तो है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो जाए। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब ये 0 हो जाए, अब इसका मतलब फिर क्या है, फिर अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या बढ़ेंगे भाई, आगे देखते हैं बढ़ना कहाँ है। आगे ये बढ़ना है कि अगर ये वाला पोर्शन 0 हो जाए, तो अगर हमसे फिर पूछ लिया जाए क्या प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिन माफ कीजिएगा, ये क्या लिख दिया मैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो फिर क्या होता है भाई, रियल पार्ट ऑफ जेड 0 हो जाता है। रियल पार्ट ऑफ जेड 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 0 हो जाए कि नहीं हो जाए? यहाँ तक समझ में आया क्या? अब क्या हुआ, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उससे पूछ लिया जाए, बताओ प्योरली रियल कब होगा, प्योरली रियल कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 हो जाए। प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब रियल पार्ट ऑफ जेड 0 हो जाए। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या क्या रहा, कह रहा कि 3+2 sin थीटा 1 - 2 sin थीटा, ये हमको दिया गया था क्या। चलो जो इसको निकालते हैं, हमको क्या दिया गया एक्सप्रेशन में, क्या दिया गया 3+2i sin थीटा, यही तो दिया गया 3+2i sin थीटा डिवाइड बाई 1 - 2i sin थीटा दिया गया, कुछ और दिया गया, यही दिया गया। पर इसको रेशनलाइजेशन कर कैसे करते भाई, 3+2i sin थीटा डिवाइड बाई 1 - 2i sin थीटा, फिर क्या करना है, इंटू कर दो कितने से, 1+2i sin थीटा, फिर कितने से करना है भाई, 1+2i sin थीटा से ऊपर कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, ऊपर से गुणा करो, नीचे नीचे से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो हमको इमेजिनरी पार्ट वाला चाहिए था, हमें इमेजिनरी पार्ट वाला चाहिए था, हमको जो आई के साथ मिलेगा उसी को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको कह रहा है कि रियल होना चाहिए। तो रियल होने के लिए इमेजिनरी पार्ट जिसका जो आएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट जो दिया गया, मान लो जेड दिया होगा, इसको 0 बराबर रखना है, क्योंकि प्योरली रियल है। ये देखो रियल की बात कर रहा था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को 0 रखेंगे। इमेजिनरी पार्ट हमको कहाँ कहाँ मिलेगा, एक बार देखो 6i sin थीटा पे मिलेगा, या आप इससे ही गुणा कर लो। ये देखो पहले करोगे कितना आएगा, 2i sin थीटा आएगा, ये आई मिल गया ना। फिर हमको दूसरा पोर्शन आई चाहिए, ये पोर्शन देखो 6 के साथ करोगे तो 6i sin थीटा डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा भाई, ये 1 प्लस, देखो 1 - 4i² sin थीटा, ये दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन करोगे तो 1 - 4i² sin² थीटा बनेगा। लेकिन
आई की स्क्वायर मान -1 होता तो सीधे लिख दें 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, कोई दिक्कत है क्या? बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8 आई साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के साथ आई आता है, लेकिन आई लेना नहीं चाहिए क्योंकि आई के साथ जो होता है वो 0 होता है। तो हम यहाँ आई हटा दें, इसको मल्टीप्लाई बना दे रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई बना दे रहे हैं, तो ये आई नहीं होता। तो 8 इंटू साइन थीटा बराबर 0 हो गया। साइन थीटा बराबर कितना आ गया? 0। और साइन थीटा का जनरल फॉर्म क्या होता है भाई? अगर जनरल सोल्यूशन पूछे साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होता है? एन पाई ही तो होता है, यही अपना आंसर भी है। साइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई कहीं दिख रहा है अपने सोल्यूशन में? कहीं एन पाई दिख रहा है भाई? बता दो, कहीं दिखा है एन पाई? ये देखो डी ऑप्शन अपना करेक्ट दिख रहा है कि नहीं? अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? यही अपना आंसर है। समझ में आया क्या? अब देखो मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमको इमेजिनरी पार्ट वाला पूछ रहे थे। इमेजिनरी पार्ट वाले देखो आई को मत लेना, आई साथ में नहीं लिया जाता। आई के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा होता है। तो हमने इमेजिनरी पार्ट को 0 के बराबर रखना था, हमने कैलकुलेशन किया, इमेजिनरी पार्ट वाले को पार्ट को ही कलेक्ट किया, बाकी रियल पार्ट लिखने की क्या ज़रूरत है? देखो एग्जाम में टाइम बचाना है तो जब कम से कम लिखोगे, जितना कम लिखोगे उतना ही कम टाइम हमको ज़्यादा, उतना टाइम ज़्यादा हमको मिलेगा। तो सोचो कलम कम चलाना पड़े। ये देखो कह रहा है कि ये जो हमको ये चार चीज़ें दिए गए हैं, ये देखो उनको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन से बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। देखो ये ट्रू हमसे पूछा है तो कौन सा ट्रू नहीं है? देखो ये पोर्शन हमसे पूछा कोई चीज़ ना ट्रू, इन चारों में से कौन सा ट्रू नहीं है? तो चलो देखते हैं। पहला कह रहा है कि Z1 इंटू Z2 बराबर Z1 इंटू Z2, ये हमसे ये पूछा है भाई, ये बताओ क्या ट्रू है? ये इसको देने की क्या बात है भाई? इसको देने का कोई मतलब नहीं है, इसको देने का कोई औचित्य था भी नहीं, इसको क्यों दिया भाई? फिर ये Z1 इंटू Z2 नहीं होगा, ये होगा ये मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, ऐसा कुछ होना चाहिए था भाई। क्या लिख दे इसको? ये कुछ इसमें मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि ये भी ऐसा सिंपल सा ऐसे लिख दिया, ए भी ऐसे लिख दिया। हाँ इसको ऐसे ही करो, क्योंकि हमसे पूछा कौन सत्य नहीं है, तो इसको ऐसे करो Z1 इंटू Z2 का मॉड ये लिखा होगा मॉड Z1 मॉड Z2, इसको ऐसे बना लो। फिर ये क्या कह रहा है कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का मॉड किए थे मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से कम होगा, इसको ऐसे कर लो। इसी तरह इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे ऐसे बना लो। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। आ, चलो ठीक है, इसको पूरे का भी मॉड बना लो, निगेटिव वाले पूरे का मॉड होता है, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलो उसको बताते हैं। तो देखो ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जो ट्रायंगल इनक्वालिटी होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इनक्वालिटी हम तो यही मानते हैं, ट्रायंगल इनक्वालिटी। देखो ये क्या लिख दिया मैं भाई? ओहो एक ही साथ सब लिख दिया। ट्रायंगल ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट है भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हजारों बार आ चुके हैं। तो क्या होता है जी, अगर Z1 प्लस Z2 करें ये लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर Z1 माइनस Z2 कर रहे हैं, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब ऐसा कहीं लिखा गया, यहाँ देखो लेस देन लिखा है, ये देखो सी ऑप्शन में यहाँ लिखा, देखो लेस देन लिखा है, तो अपना सी ऑप्शन ही करेक्ट है। यही सत्य नहीं है, हमसे सत्य पूछा, देखो ये तो सत्य, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये समांतर चतुर्भुज नियम से लगते हैं, ये भी सत्य, लेकिन ये सी ऑप्शन अपना सत्य नहीं है। चले आगे बढ़े, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि Z1 और हाँ यही सब सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे भी एक ब्रेकेट है, ये ब्रेकेट क्या है? 1 + i डिवाइड बाई 1 - i पूरे का होल का पावर n। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम कुछ नहीं थी 25 बार पूछा गया। तो आगे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं आ सकता। तो कम से कम मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ, बहुत बार पूछा गया, जाके पीवाई की उठाइएगा तो पता चल जाएगा कि कितनी बार पूछा गया। तो चलो देखते हैं इसको फिर। क्या कह रहा है कि 1 + i डिवाइड बाई 1 - i का पावर n बोल रहा है, यही तो बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है? यही बोल रहा है। तो सबसे पहले जो अंदर का पोर्शन लिखा है, क्या लिखा भाई? 1/i, 1 + i, 1 - i को इसको सिंप्लीफाई करते कैसे करोगे? रेशनलाइजेशन कर दो, 1 - i से 1 + i से नीचे गुणा कर दो, 1 + i से ऊपर गुणा कर दो, कर दोगे कितना हो जाएगा? ये 1 + i का होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर 1 + i का होल स्क्वायर, नीचे कितना बन जाएगा? 1 - i की स्क्वायर, आई की स्क्वायर 1 - 1 ते +2, इसको लिख दे 1/2, 1 + i का होल स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा जी? 1/2, ये कितना हो जाएगा? 1 + i की स्क्वायर, आई की स्क्वायर 1 - 1 +2i लिख दे, कोई दिक्कत है?
इसको डायरेक्ट लिखे हो भाई, आई की स्क्वायर मान -1 होता है। देखो ये 1 पोर्शन कट गया, कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। तब हमको पूछा है कि आई का पावर एन का मान न्यूनतम क्या रखें कि ये 1 आ जाए। अब हमसे यही पूछा है कि एन की वैल्यू बताओ भाई, एन क्या रखें, मिनिमम क्या रखें, तो 1 आ जाए कि एन की वैल्यू मिनिमम क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मेनली 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 एन होना चाहिए। तो मिनिमम क्या हो सकता है, एन इज इक्वल टू 1 रख दो, तो यानी एन इज इक्वल टू 4 पे मिनिमम मिलेगा, है ना। कुछ और मिलेगा, यही मिलेगा। आगे बढ़े, एन इज इक्वल टू 4 रख के आई का पावर 4 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। आगे चले, इसको एन ना बना के एम बना दो, नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। 4m टाइप का होना चाहिए एन की वैल्यू, तो एन इज इक्वल टू मिनिमम क्या हो सकता है, 4 हो सकता था, कह रहे 4। डी ऑप्शन अपना करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो फिर इस पर थोड़ा नोट पॉइंट लिखा दें इसको, चलो नोट पॉइंट लिखा देता हूँ, ये दिमाग में बैठाए रखना हमेशा, बल्कि ये सब वैल्यू याद रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। अगर कहीं 1 + i डिवाइड बाई 1 - i का पावर अगर n लिखा है, ये कितना होगा, ये 1 होगा, जहाँ n इक्वल टू 4 होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर क्या है, 1 + i डिवाइड बाई 1 - i का पावर अगर कह दे कि ये पावर n है, अगर ये -1 पूछे कि इसका -1 कब आएगा, तो फिर भाई n इज इक्वल टू क्या ले लेना, 2 ले लेना। अगर ये मिनिमम की बात कर रहा, मैक्सिमम तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मिनिमम सबसे मिनिमम पूछ रहा था ये। फिर 1 + i डिवाइड बाई 1 - i का पावर, ये अगर पावर n है, अगर हमसे पूछे तो ये i कब होगा, तो हमको क्या लेता ना, n इज इक्वल टू 1 ले लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट ही है भाई, हमने एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन और जोड़ दिया, ये भी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये हमेशा याद रहना चाहिए, 1/1 + i/1 - i इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। ये भी हमको याद रहना चाहिए, ये रिजल्ट याद रहे तो बेहतर ही है, क्योंकि लगाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा जो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का एक रूट है, तो 1 + ओमेगा की स्क्वायर प्लस डॉट 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 ओमेगा पावर 100 कितना होगा, यही बताना है। चलो फिर देखते हैं, ठीक। हमको किसकी वैल्यू बताना है, 1 + ओमेगा की स्क्वायर ओमेगा पावर 100, इसकी वैल्यू बताना है। ध्यान से देखो, जो 1 + ओमेगा की स्क्वायर पावर प्लस डॉट 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 ओमेगा पावर 100 लिखा गया, क्या ये एक जीपी बना रहा है। डिवाइड करके देखो ओमेगा, फिर डिवाइड करके देखो ओमेगा, ओमेगा जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो ओमेगा है। तब इसके हमको अगर सम आप इसका हमको सम निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो हम एक जीपी अगर कोई लिखा हो तो एक जीपी का सम क्या होता है, एन क्या होता है, एस एन क्या होता है, a1 - r तो पावर n अपान 1 - r होता है कि नहीं होता, बताओ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या लिखा, फर्स्ट टर्म इसका 1 है, और आर क्या है, कॉमन रेशियो कितना है, ओमेगा है कि नहीं है, तो ओमेगा यही है। तो फिर एस हमसे कितना टर्म है टोटल, एक देखो 1 से स्टार है, 100 गया, 100 टर्म्स तो यही है, लेकिन एक टर्म इधर भी है, तो कितना हो जाएगा 101, कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1, 1 माइनस आर कितना है, ओमेगा, ओमेगा का पावर 101 डिवाइड बाई कितना, कितना भाई 1 - ओमेगा। अब हमको जल्दी से बता सकते हो क्या, 1 - ओमेगा का पावर 100, तो ओमेगा का क्यूब मान होता है 1। तो अगर ओमेगा का क्यूब मान 1 होता है, तो ओमेगा का पावर 100, 1 से 101 का कितना होगा, तो भाई क्या करते हैं, 101 में ओमेगा यानी 3 से भाग लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 9, फिर 1 11, फिर 3 त्रिक 9, फिर कितना बचा, दो दो रिमाइंडर बना, यानी ओमेगा की स्क्वायर बचेगा, सीधे लिख दे, ये बनेगा 1 - ओमेगा की स्क्वायर, ये कितना बनेगा 1 - ओमेगा, तो ये कितना बनेगा 1 - ओमेगा, ये 1 + ओमेगा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 1 + ओमेगा, ये ओमेगा भाई, ये डिवाइड बाई 1 - ओमेगा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कट गया, कितना बचा 1 + ओमेगा, आया कि नहीं आया। अब 1 + ओमेगा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, देखो अपना बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। वेरी सिंपल। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम उसको देखते हैं। कह रहा है कि ये 1 + √3i की, देखो ये i के पावर 12 है, पूरे का पावर 12 है, होल स्क्वायर है, माफ कीजिएगा, पावर 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। तो हमसे पूछा है कि वाई का पावर 1/2 का मान बताना, 1/2 नहीं, 1/12, 1/1/12 का मान बताना है। चलो बताते हैं इसको कैसे लगाएंगे, पहले इसको ध्यान से देखो, फिर उसके बारी बारी से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 1 + √3i है, इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सब पोलर फॉर्म आ गया, पहले पोलर फॉर्म बताते हैं कैसे चेंज करते हैं। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई है, यही तो है, कुछ और है। फिर क्या करना है, इसको इसका पहले मॉड निकाल लेना, जिसको आर बोलते हैं, आर मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लेना, तो कितना होता है भाई, √x² प्लस वाई की स्क्वायर। फिर उसके बाद इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड निकाल लेना, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, बता सकते हो भाई, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपान
रियल पार्ट ऑफ z tan इनवर्स y बाई x निकाल लेना। फिर इसको जो यही इक्वेशन जो ऊपर लिखा गया है, अगर ये मान लो ये थीटा होता तो यही z जो होता अपना कन्वर्ट होगा कितना हो जाता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। ऐसे पोलर फॉर्म चेंज कर लेते हैं। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए क्या होता है, इसका देखो हर एक क्वाड्रेंट का अलग अलग वैल्यू होता है। कैसे होता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अपना आर्गुमेंट जो होता है थीटा के बराबर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई माइनस थीटा होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाता है, कितना हो जाता है भाई, माइनस थीटा। देख रहे हो सकल। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये आर्गुमेंट नहीं है, ये सीधे ये जो थीटा यहाँ पे लिखा है ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है। क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। कौन सा आर्गू, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट यूनिक नहीं होता, और जनरल फॉर्म में अगर कहीं आर्गुमेंट लिखना 2n पाई प्लस थीटा ऐसे भी करके डिफर कर सकते हो। ये देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कंडीशन क्या है, ये माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, अगर इसके बीच में नहीं ले तो इसके बीच में हमको लाना पड़ेगा कैसे, 2n पाई को जोड़ के या 2n पाई को घटा के। ठीक है, अगर जैसे क्या है, अगर कम पड़ रहा तो 2n पाई जोड़ देंगे, अगर ज़्यादा आ रहा तो 2n पाई घटा देंगे। नहीं समझ में आया। चलो फिर अब पोलर फॉर्म में चेंज कर ले जाओगे। चलो देखते क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया। हमको दिया गया 1 + √3i दिया गया। तो 1 + √3i को हम कहीं कहीं पकड़ते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। पहले 1 + √3i दिया गया है, तो इसका मॉड जेड निकालोगे। इसका अगर ये जेड है तो अपना इसका मॉड निकालोगे, कितना आ जाएगा भाई, कोई बता सकता है। इसका मॉड निकालोगे तो √1 + 3 यानी कितना आया, 2 आया, सीधे 2 लिख दे। और उसके बाद इसका थीटा सीधे बता दो भाई। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan इनवर्स √3/1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स यानी tan इनवर्स √3 का मान कितना, tan कितने का √3 होता है, पाई/3 का 60 मान √3 होता है। तो इसका मतलब कितना आ गया, 2 cos पाई/3 प्लस i sin पाई/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसी पोर्शन को तुम और भी सिंपलीफाई करके लिख सकते हो। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे यूलर्स भी पता लगा सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 2e⁻i पाई/3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2e⁻i पाई/3। देखो जितना दिमाग दौड़ाओ दौड़ाओ, क्यों दिक्कत। अब इस पोर्शन को उठा के यहाँ ला के रख दो। ये 1 + √3i को हम किस में बदल दिए, 2 × e⁻i पाई/3 का पोल पावर कितना, 12। इसी का मान तो लिखा है x + i बाई, कुछ और लिखा है। अब ऐसा कुछ लिखा है तो 2 × 12 हो जाएगा, e⁻a कितना हो जाएगा, पाई/, कितना हो जाएगा, 3×4 = 12 i 4 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। = x + i बाई होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। कि 2 × 12 इसको अब एक्सपेंड कर दो। इसको क्या करते हैं उलट भाव से, कि क्या होता है cos 4 पाई प्लस i sin 4 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। 4 पाई, फिर कितना हो जाएगा x + i बाई। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया। अब बताओ जी cos 4 पाई का मान कितना होता है और sin 4 पाई का मान कितना होता है। तो जैसे अपना ये क्वाड्रेंट हो, ये क्वाड्रेंट है, ये कितना होता है, 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है कि नहीं होता है। इसी तरह इधर कितना होता है, पाई होता है, 3 पाई होता है, क्या 5 पाई होता है, ऐसे होता है कि नहीं। 0 से ले पाई, पाई से फिर 2 पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 5 पाई, 5 पाई से फिर किधर आ जाओगे 6 पाई। अब साइन 0 का मान क्या होता है जी, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यानी साइन 0 का मान 0 है, तो साइन साइन 0 का मान 0, तो साइन 0 का मान 0 है, तो साइन 2 पाई का मान 0, साइन 4 पाई का मान 0, साइन 6 पाई का मान 0। ठीक है, इसी तरह अगर cos 0 का मान 1 है तो cos 2 पाई का मान 1 होगा, cos 4 पाई का मान 1 होगा, है ना जी। तो कितना लिख दें, इसको सीधे लिख दे, 2 × 12 में कितना हो जाएगा, 1 + 0 लिख दे, कोई दिक्कत है, बराबर x + i वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत। x का मान कितना आ गया, 2 × 12 आ गया, y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। आया कि नहीं आया। हमको y का पावर 1/12 की वैल्यू पूछा है, 1/12 कितना होगा, तो y का मान कितना, 0 पावर 1/12 बराबर कितना आ गया, 0। आया कि नहीं आया। अब यक्स अगर इसी यही यही पोर्शन हमको एक क्वेश्चन में और पूछ लिया जाता है, x पावर 1/12 बताओ तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12 को पावर 1/12 हो जाता, होता कि नहीं होता। तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आएगा। लेकिन हमसे ये वाला पोर्शन पूछा था, तो के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या उसको देखते हैं। कह रहा है कि a + iv = c + id लिखा गया, तो देन इसमें बताओ भाई क्या होगा। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है। इसमें भाई ये गलती बैठ के मत करना कि इसको इससे कंपेयर करने लगे, इक्वल लिखा है, कंपेयर a = c b = d आ जाएगा, कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे ऐसा नहीं दिख रहा, अगर वो दिखा होता तो सोचते, अब वो दिख नहीं रहा है तो फिर और कुछ सोचो ना भाई। दोनों तरफ हम मॉडुलस ले लेते हैं, ले लिए।
मॉडुलस ले लिए, फिर मॉडुलस जानते हो क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इधर ऐसे भी हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट की स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट की स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू सी की स्क्वायर प्लस डी की स्क्वायर। ऐसा कहीं लिखा गया, देखो ऐसा कहीं आंसर लिखा गया, यही अपना आंसर है, ऐसा कहीं लिखा गया क्या, ऐसा अपने देखो ए सी ऑप्शन अपने देखो लिखा गया कि नहीं लिखा गया, यही अपना आंसर भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है which is the correct for any complex z1 into z2, ये बात कर रहा है। चलो देखते हैं, ये z1 इंटू z2 लिखा गया भाई, ये पूरे का मॉड लगा लेना, ये मॉड ठीक कितना हो जाएगा, मॉड z1 मॉड z2, ये मिस कर रहा है, ये देखो ये लिख लेना। ठीक है, ये आर्गूमेंट आप z1 इंटू z2 पे लिखे, आर्गूमेंट आप z2 लिखा, ये देखो ये भी लगा लेना भाई, ये ऐसे लिखा लेना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे बराबर ऐसे लिख लेना। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो किन्हीं दो समृद्ध संख्याओं के लिए क्या सही है, यही हमसे पूछा, तो चलो हम बताते हैं कौन सा सही है। तो जैसे क्या होता है, दो नंबर का, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 का हम मॉडुलस लेते हैं तो मॉड z1 इंटू मॉड z2 हो जाता है, ये बिल्कुल ट्रू है, तो पहला तो एकदम ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आर्गुमेंट आप z1 इंटू z2 निकालते हैं तो ये होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 होता है, ना कि मल्टीप्लाई में। देखो ये सेकंड ऑप्शन भी अपना गलत है। और z1 प्लस z2 इक्वल टू z1 प्लस z2, ये नॉर्मली तब होता है जब z1 और z2 जो हो कोलिनियर हो, ये तभी होता है जब z1 एंड z2 क्या हो, कोलिनियर हो। अब तो ऐसा कुछ तो लिया है, इसका मतलब जनरली नहीं होता है। अब जनरली नहीं होता तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा या तो होगा या तो नहीं होगा, जनरली वाला बात नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, अपना फर्स्ट क्वेश्चन ही तो सही है कि नहीं, क्या सही है, किन्हीं दो संपरीत, तो पहला ही सही है। नन, आप इसमें नन तो कोई ऑप्शन नहीं, जब पहला सही मिल गया तो नन का तो कोई चर्चा ही नहीं है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म, ये जो हमको दिया गया है ए प्लस आई बी फॉर्म में हमको बदलना है। ए प्लस आई बी फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जो पहले नीचे जो लिखा है इसको रेशनलाइजेशन करते हैं। 5 + √3i लिखा है, अब ये 1 - √3i लिखा है, तो इसके हम कंजुगेट से 1 + √3i से इसके ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, अब करते हैं, इसको कर देते हैं। तो फिर टू टू बाहर ही रहने दो, अभी ये इसको उसके साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 + √3i, आएगा कि नहीं आएगा। फिर कितना आ जाएगा भाई, √3 यानी +5 √3i, फिर कितना आ जाएगा, √3 गुणा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर मान -1 होगा, तो इतना लिखने कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर नीचे कितना हो जाएगा, 1 - √3i का स्क्वायर आएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो टोटल लिख दे 4 लिख दें, किसी को कोई आफत या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मित्र। फिर ये कितना हो जाना चाहिए, फिर ये देखो, फिर ये करोगे कितना हो जाएगा, 2 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 √3i आएगा कि नहीं आएगा, डिवाइड बाई कितना 4। इसमें से देखो दो कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन करोगे ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ 1 + 4 √3i आएगा कि नहीं आएगा, तो 4 4 काट दिए, तो ये 1 + 4, ये कितना बचेगा भाई, तो कॉमन 6 आएगा। देखो ध्यान से देखो, चलो एक बार और लिख दे रहा हूँ मैं, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 √3 आई बनेगा कि नहीं बनेगा। ये देखो 5 3 8 ही तो बना भाई, कुछ और बना है, यही बना है, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाई 4 के 4 4 कट गया, कितना आया 1 + 4 √3i आया कि नहीं आया, आया। फिर ये गलत कहाँ से आ रहा भाई, ये गलत यहाँ से आ रहा है, ये 3 √3 आया तो 4 कहाँ से आया भाई, 5 1 ओ हो, देखो यहाँ 1 1 1, देखो ये 1 है, ये 5 है, 5 1 6 आएगा ना मित्र, ये 6 होगा भाई, ये 6 होगा, तो ये 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 √3 होगा कि नहीं होगा, 3 √3 हो जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा भाई 3 √3। तो आंसर क्या है भाई, आंसर आया अपना क्या, 1 + 3 √3i, 1 + 3 √3i, देखो सी ऑप्शन सही है। देखो फिर से बता देता हूँ, गुणा करें तो ये देखो 5 + √3i प्लस 5 √3i -3 आया। तब देखो ये 5 है, ये यहाँ पे 1 है, तो ये 5 हाथी जोड़े, ये 1 हाथी 5 6 हाथी हो जाएगा, 6 √3i हो गया, डिवाइड बाई इतना हो गया, तो समझ में आया क्या। फिर दो कॉमन किया थी, 1 + 3 √3i हो गया, ये आई लिखा है थी, फिर 4 4 कट गया तो 1 + 3 √3i आ गया। इस हिसाब से अपना सी ऑप्शन सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, चलो देखते हैं। कह रहा है रियल पार्ट ऑफ ये
रियल पार्ट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, हमसे रियल पार्ट पूछ रहा है किसका, एक स्क्वायर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करे तो उसका रियल पार्ट पूछ रहा है, ये हमसे पूछा। चलो बताते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो पूछ का है उसे मान लेते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर बोल रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फॉर्म होता है, एक्स प्लस आई फॉर्म में होता है कि नहीं होता, तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस वाई को हम मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, कह रहा है कि इसका स्क्वायर करो भाई, तो हम किसका स्क्वायर कर देते हैं, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करते हैं, फिर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आई की स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस आई की स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर क्या होता है जी, आई टू एक्स वाई हो जाता, होता है कि नहीं होता, नहीं वही होता है। फिर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, आई की स्क्वायर मान होता है -1, कितना हो जाएगा, माइनस वाई की स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई टू एक्स वाई होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब ये पोर्शन हमको मिल गया, यही तो अपना रियल पार्ट है। तो ये हमसे पूछा कि रियल पार्ट क्या होगा, भाई तो रियल पार्ट क्या मिला हमको, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या मिला हमको, जेड स्क्वायर क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बताओ ऐसा कहीं कुछ लिखा है, पहला लिखा है स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट नहीं है भाई, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट मतलब है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिला। चलो इस पहला ऑप्शन काट दिए, ये तो हो नहीं सकता। स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो देखो स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट भी नहीं है, तो ये भी गलत खा जाओ। कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों का योग होगा, ये भी नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, अपना डी ऑप्शन सही है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर सही है कि नहीं है। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या जा रहा है उसको देखते हैं। क्या कह रहा भाई, इमेज ऑफ लाइन एस इक्वल टू 1/2 अंडर, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस कर रहा है, क्वेश्चन हम कंप्लीट करा देते हैं। इमेज ऑफ ए लाइन एस इक्वल टू 2 इन द, यहाँ लिख लेना इन द जेड प्लेन, इन द जेड प्लेन अंडर, अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ये अंडर के बाद यहाँ इस वाले पोर्शन पे लिख देना अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 1/z। अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाएंगे, वहाँ पे को फार्मल हमको पढ़ाना होता है, तो वहाँ पढ़ाएंगे, वहाँ क्वेश्चन काफ़ी सारे मिलने हैं, उसी का पार्ट है ये, लेकिन यहाँ दे दिया है तो चलो बात दे दिया है तो लगा ही देते हैं, बाकी उसी का पार्ट है। अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें ये पढ़ाया जाएगा। चलो फिर देखते हैं। तो हमको क्या दिया गया है, हमको W इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू दिया, क्या दिया, W इज इक्वल टू 1/z दिया गया। तो क्या दिया गया हमको, W इज इक्वल टू 1/z हमको दिया गया। तो हम Z इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एक्स प्लस आई वाई मान लेते हैं, एंड W इज इक्वल टू हम मान लेते हैं यू प्लस आई भी। कोई दिक्कत है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या, यू प्लस आई वी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/x प्लस आई वाई, यही तो हुआ, कुछ नहीं यही हुआ। फिर इसको क्या करते हैं, हम एक्स प्लस आई वाई को एक तरफ कर इधर कर लेते हैं, यू भी को नीचे कर दें, यू प्लस आई भी कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या करते हैं, इसके रेशनलाइजेशन कर दो, 1 माइनस आई भी, यू माइनस आई भी ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक। ये कितना हो जाएगा फिर, यू माइनस आई बी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया क्या। फिर इसको रियल पार्ट को अलग करो तो ये कितना हो जाएगा, यू अपान यू की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आई वी अपान बी यू की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ, अब देखो इधर ही किसकी वैल्यू आ रही है, ये एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कितने का वैल्यू आया कि नहीं आया। अब दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा, यू अपान यू की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर आया कि नहीं आया। इसी तरह वाई की वैल्यू क्या आया, माइनस बी अपान यू की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर आया कि नहीं है। अब देखो एक्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन में देखो दिया गया है, एक्स की वैल्यू देखो ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 1/2 दिया गया कि नहीं दिया गया। अब एक्स वैल्यू हमको 1/2 दिया गया है, तो इस वैल्यू को ले चल के हम यहाँ रख देते हैं, एक्स की वैल्यू 1/2 उठा के वहाँ रख देंगे। चलो रखते हैं फिर, तो यहाँ रख देते हैं, एक्स वैल्यू आया 1/2, तो ये वो देखो सॉरी, एक्स वैल्यू हम 1/2 रख देते हैं, एक्स वैल्यू 1/2 रखोगे यहाँ पे, तो 1/2 इज इक्वल टू यू अपान यू स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी, यू की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं। ये इधर करोगे, ये इधर आएगा 2u हो जाएगा, फिर इधर उठा लेंगे -2u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जी, इसको देखो, यू की स्क्वायर -2u दिख रहा है, +1 जोड़ दें, 1 इज स्क्वायर, एक ब्रेक कट के था, फिर 1 जोड़े हैं तो 1 घटा दो, प्लस बी की स्क्वायर -1 कर देते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पोर्शन को इधर बगल में सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, u -1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो हुआ। ये क्या है भाई, ये कोई बता सकता है किसका इक्वेशन है, इक्वेशन आप क्या है, ये इक्वेशन आप क्या है भाई, सर्कल है। क्या इक्वेशन आप, इक्वेशन ऑफ सर्कल है।
और जिसका सेंटर कितना है भाई, सेंटर इसका कितना है, सेंटर इसका 1,0 है। और रेडियस कितना है, रेडियस कोई बता सकता है भाई, रेडियस कितना है, 1 है। यहाँ तक समझ में आया क्या? ऐसा कहीं दिख रहा है, कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है हमको? u-1 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ साइन 7π/5 प्लस i1 प्लस कॉस 7π/5 का हमको पूछा है। तो अगर देखो पहले ध्यान से देखो, जब हमको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया रहता था तो इसका एम्पलीट्यूड निकालते थे। तो एम्पलीट्यूड जैसे क्या निकालते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एम्पलीट्यूड क्या होता था, एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होता था, tan इनवर्स मॉड y/x निकालते थे कि नहीं निकालते थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आ गया तो क्या करते थे, पाई माइनस, अगर ये मान लो एल्फा है, ये मान लो एल्फा है, क्या है एल्फा है, तो क्या कर देते थे, पाई माइनस एल्फा कर देते थे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो माइनस माइनस पाई माइनस एल्फा कर देते थे। अगर से थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो सीधे क्या कर देते थे, माइनस एल्फा कर देते थे। यहाँ तक दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यही चीज़ हमको देखो, यहाँ हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया जिसका रियल पार्ट ये दिया गया, इमेजिनरी पार्ट देखो इतना बड़ा सा दिया गया, नहीं दिया गया ये और सब, है ना जी। तो चलो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको ये दिया गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हम ऑपरेशन करते हैं बारी बारी से, क्या कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा देखते हैं। तो चलो निकालते हैं भाई। तो क्या होता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है कि 1 प्लस कॉस 7π/4 अपान साइन 7π/4 होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड अपान इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है कि नहीं होता। चलो देख, तो सीधे सब थीटा पे लिखते हैं, सीधे tan थीटा लिखते हैं। tan थीटा निकालोगे कैसे आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना, 1 प्लस कॉस 7π/5 है कि नहीं है, यही तो कुछ और है। डिवाइड बाई कितना है, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना 7π/5 है कि नहीं है, यही तो कुछ और है, यही है। तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। फिर ऊपर देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा लिखा है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगा दे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो इसको क्या कर दें, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 यानी कितना लिखा है, 7π/2 करोगे तो 7π/10 कर दें, -1 कर दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह नीचे करोगे कितना हो जाएगा, 2 साइन 7π/10 इंटू कॉस 7π/10 होगा कि नहीं होगा बताओ, कोई दिक्कत है। ये 1 1 वाला पोर्शन गया कट। अब देखो यहाँ कॉस का एक पोर्शन कॉस के साथ कट जाएगा, 2 2 के साथ कट जाएगा, तो देखो क्या कुछ और नहीं है, कॉट 7π/10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। कितना आ गया, कॉट 7π/2। अब कॉट 7π/10 आ गया तो इसको हमको चाहिए 10 में, तो इसको 10π/2 माइनस 7π/10 कर दें, कोई दिक्कत है क्या दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ tan थीटा बराबर tan π/2 माइनस 7π/थीटा आ गया, तब थीटा का मान कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है, π/2 माइनस 7π/10 लिख दे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 10 एलसीएम दिख रहा, 10 एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 5π माइनस कितना हो जाएगा, 7π, यही तो होगा, कुछ और होगा, कितना हो जाएगा, -2π/10, कितना हो जाएगा भाई, ये -π/5। अब देखो ये माइनस पाई और पाई के बीच में है कि नहीं है, पाई -4 इसके बीच में है, तो हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर उससे ये बाहर होता तो इसको उसके बीच में हमको लाना पड़ता। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन अपना सही हो गया। तो 1 मिनट हमको देखने तो कहीं ये छुप तो नहीं रहा अपने इमेज के पीछे सब कुछ। अगर ऐसा छुप रहा होगा तो फिर हमको थोड़ा इंतजाम करना पड़ेगा ना दोस्त। 1 सेकेंड रुक जाइए, बस हम 1 मिनट लगेगा, हम देख लेते हैं। नहीं ऐसा कहीं छुप नहीं रहा, बल्कि बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं भाई। अ, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ z-3। देखो यहाँ पे मॉड, मॉड दिस है भाई, वो मॉड को डंडी समझ लेता कि ये देखो, ये इसकी वैल्यू पूछा है शायद, z-3 मॉड z-3, हाँ मॉड z-3 प्लस मॉड z-4 की वैल्यू हमको बताना है, यही बताना है। चलो आगे देखते फिर, इसकी मिनिमम वैल्यू बताना और कुछ नहीं बताना। मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर हम तुमसे पूछना चाहें, चलो इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट बता देता हूँ, तो फिर उस हिसाब से मैं बताता हूँ इसके। अगर कहीं लिखा रहे, अभी मैं ज्योमेट्री शुरू कर रहा हूँ तो वहाँ ज्योमेट्री में इसको बेहतरीन तरीके से बताएंगे, कल या परसों इसका लेक्चर मिलेगा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री की। अगर कहीं z-z1 लिखा रहे, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसके भी क्या बताता है, z1 और z के बीच की दूरी बताता है कि नहीं बताता है, बीच की दूरी बताता है कि नहीं बताता है ना भाई, बताता है।
इसका मतलब अगर यही z-3 लिखा गया अपना, z-3 क्या बताएगा भाई, जेड एंड ये अगर मान लो ए पॉइंट कहीं है, क्या है 3, 0 के बीच की दूरी बताएगा कि नहीं बताएगा, बीच की दूरी बताएगा कि नहीं बताएगा दोस्त, बताओ, बताएगा। अच्छा जी, इसी तरह अगर z-4 हो, मॉड 4 हो, अगर ये है, इस क्या बताएगा भाई, जेड एंड मान लो बी पॉइंट है, क्या बी पॉइंट -4 यानी 4, 0 के बीच की दूरी बताएगा कि नहीं बताएगा, बताओ, के बीच की दूरी बताएगा, ये इसके बीच की दूरी बताएगा कि नहीं बताएगा, बताएगा जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमको पोर्शन दिया गया है ये कुछ और नहीं, अगर मान लो हमको दिया गया था z-3 प्लस z-4, यही तो दिया गया था। अगर हम z को p पॉइंट मान ले तो हमसे क्या पूछा, pa प्लस pb ही तो पूछा है, कुछ और पूछा। जहाँ p क्या है, p जो z को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा, pa प्लस pb ही तो पूछा है कि नहीं पूछा। ठीक है, pa प्लस pb का मतलब क्या हुआ, मॉड z माइनस क्या, z1 लिख दिया पहले, z1 माइनस z1 प्लस z माइनस z2, ये करेंगे तो ये क्या है, कुछ नहीं, मिनिमम z-1 - z2 होगा कि नहीं होगा। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और नहीं, 3 - 4 कर देंगे तब भी तो यही आएगा। z1 क्या है, z1 देखो, यहाँ निकाला, z1 कितना है, z1 3 है, z2 कितना 4 है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कितना 1। यहाँ तक समझ आया क्या। इसका मतलब क्या होगा, z-3 प्लस z-4, z1 यही तो है, z1 z2 यही तो है, कुछ और है, z1 - z3 प्लस z-z4, ये तो करे, ये हो गया। तो कितना आ गया भाई, z-4 ग्रेटर देन ये 1 आया, तो इसका मिनिमम पूछा है, तो 1 से बड़ा है सब कुछ, लेकिन हमसे मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा भाई, 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। नहीं समझ में आया, ठीक है फिर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चीज़ समझ में आया ना, कि अगर जो जेड है, जेड का z1 से दूरी निकालोगे, जेड का z2 से दूरी निकालोगे, फिर उनका सम करोगे, तो z1 और z2 के बीच की दूरी जो निकालोगे उससे तो ज़्यादा आ जाएगा ना, उसी के हिसाब से मैंने ये लगाया है। तो चलो मिनिमम वैल्यू हमको कितना पता लग गया, 1 पता लग गया। चलो आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ट्रिक यही है भाई, ट्रिक ये, चलो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या यही लगाया, इसी को ट्रिक बना देते हैं। चलो इसका ट्रिक क्या है, एक ट्रिक्स देखो, इन्फिनिटी ट्रिक्स देखो क्या, अगर मॉड z-a प्लस मॉड z-b अगर कहीं दिख जाए, का न्यूनतम मान हमसे पूछे, क्या मुझे मिनिमम वैल्यू, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, नहीं तो इंग्लिश वालों को दिक्कत होने लगेगी। इतने का मिनिमम अगर पहलू पूछे, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z-a प्लस मॉड z-b, यानी इसके न्यूनतम वैल्यू हमसे पूछे, तो हम कुछ ना करें, केवल इसको क्या करें, डिफरेंस कर दें किसमें, मॉड a-b से, बस a और b का डिफरेंस निकाल लें, बस उसका मॉडल ले लें। एग्जाम्पल अभी जैसे एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, z-2 हो प्लस z-2 प्लस 5i वैसे कहीं लिखा गया, इसका पूछ ले, बताओ कितना होगा भाई, बता सकते हो किसका है, ये 2 है, तो 2 माइनस से कितना कर दे, 2 प्लस 5i कर दे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, घटाओगे तो 2 कट जाएगा, नेगेटिव -5 आएगा, कितना आ जाएगा, 5 है इसका आंसर। नहीं समझे, कहीं भी दिख जाए, अगर z-a प्लस z-b अगर दोनों का मॉड लिखा हमसे मिनिमम वैल्यू पूछे, तो ये कुल मिला के उसको a-b को कर दे, क्यों कर देंगे भाई, क्योंकि मान लो जेड का जेड से पॉइंट अगर ए पे है, ए से दूरी प्लस जेड का बी से दूरी जो होता है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मॉड a-b के। ठीक है, चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ w इज इक्वल टू 2z-4 डिवाइड बाई z-2, इनवेरिएंट पॉइंट को बोलते हैं निश्चर बिंदु। ये क्वेश्चन में थोड़ा हमको मिस लग रहा है, जैसे क्या है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज होना चाहिए था, इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ देखो, यहाँ लिख दो ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या लिख लो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 2z-4 डिवाइड बाई z+2, r कितना होगा ये बताना है, तो हमको क्या दिया गया, 2z-4 डिवाइड बाई z+2। ठीक है, चलो देखते हैं फिर इसको, पहले बताओ निश्चर बिंदु होता क्या है, पहले निश्चर बिंदु को हम समझते हैं, निश्चर बिंदु होता क्या है। तो निश्चर बिंदु वह बिंदु होते हैं जो रूपांतरण के बाद भी अपना जगह नहीं बदलते, उसको क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है कि कोई हमको दिया, जैसे डब्ल्यू दिया गया, इसका हम रूपांतरण करें, रूपांतरण करने के बाद भी इसका पोजीशन सेम रहे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम जेड को रूपांतरित करें
तो जो परिणाम डब्लू वाला है, परिणाम डब्लू भी जेड के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये जो डब्लू है जेड के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यही जब डब्लू है तो डब्लू को हम जेड के बराबर रख के सॉल्व ले लेंगे। नहीं समझ में आया? फिर समझो, किसी पॉइंट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू जो डब्लू हमको दिया गया, इसकी ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम जानते हैं कि इनवेरिएंट क्या होता है। इनवेरिएंट वो पॉइंट होते हैं जिसका हम ट्रांसफॉर्म करें तो उसका पॉइंट बदले ना, तो उसका अगर पॉइंट ना बदले तो हम डब्लू से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या डब्लू जो है जो बता रहे को इनवेरिएंट पॉइंट बता रहा है को बदलना नहीं चाहिए, वही सेम पॉइंट होना चाहिए। तो फिर क्या वो डब्लू जो है, डब्लू क्या वही जेड ही तो रहेगा? क्या बदल जाएगा? वही जेड ही तो रहेगा। तब हमको क्या करना है, यहाँ डब्लू में जेड रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना इक्वेशन आ जाएगा। अभी बता रहे हैं, अभी ये तो हम बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर रुको, हम और इसका कुछ ट्रिक वगैरह ढूंढ के लेके आते हैं। तो इनवेरिएंट पॉइंट को लिखाने की ज़रूरत है नहीं, तो जुबान सुनो एक बार फिर बोल दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए। अगर लिखना चाहो तो अपने नोट पॉइंट में अपने लिख सकते हो, तो हम नहीं लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इनवेरिएंट पॉइंट वे पॉइंट होते हैं जो रूपांतरण के बाद भी अपनी जगह नहीं बदलते, वो इनवेरिएंट पॉइंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम z को रूपांतरित करें तो जो परिणाम डब्लू वाला जो होगा, डब्लू जब कह रहा है कि बदलेगा नहीं, तो इसका मतलब डब्लू का परिणाम जो होगा वो जेड के बराबर होगा तो नहीं होगा? होगा ना? ठीक है, फिर जो डब्लू है, तो ये जो समीकरण हमको लिखा गया तो इसमें डब्लू बराबर जेड कर देंगे। तो इसका मतलब डब्लू बराबर जेड करोगे, डब्लू बराबर हम क्या लिख दिए, जेड बराबर क्या लिख देंगे अब, 2z-4 डिवाइड बाई कितना, z+2। यहाँ तक समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, फिर इसको तिरछा मिर्छा गुणा करो, कितना हो जाएगा, z+2 इक्वल टू 2z-4। होगा कि नहीं होगा? अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये z² + 2z, ये कितना हो जाएगा, 2z-4 है। ये तो होगा कुछ और होगा, ये कट गया तो कितना हो जाएगा, z² = -4। ये तो है, z= कितना आ जाएगा भाई, z= कितना हो गया, √-4, तो कितना हो जाएगा, निकालोगे कितना आ जाएगा, +-2i आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तक समझ में आया? फिर हमको क्या मिला, 2i मिला, फिर क्या मिला हमको, -2i मिला। ऐसा कहीं ऑप्शन में मिल रहा, देखो सी ऑप्शन हमको मिल रहा कि नहीं मिल रहा? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब ये एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये था, इसका ट्रिक्स क्या है, ट्रिक ये कर सकते हैं कि जो हमको ऑप्शन दिख रहा है, आंखों की खुली आंखों से जो हमको ऑप्शन दिख रहा है, एक 2i दिख रहा है, एक -2i, एक 1 और -i, फर्स्ट ऑप्शन 2 और -2 दिख रहा है। इसमें से किसी एक ऑप्शन से वैल्यू जेड की वैल्यू उठाओ, जेड की वैल्यू उठा के जाके पटक दो 2z-4 डिवाइड बाई z+2 में। चलो मान लो 2i पटके हम, चलो एक बार चेक ही कर लेते हैं, क्या मालूम अपना काम बने, कुछ काम करी जाए। तो जैसे क्या है, 2i को पटके, यहाँ 2i पटकोगे कितना, 4i-4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2i+2 हो जाएगा। ये तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। तो फिर 4i है तो 4i को बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, i+1 नीचे बन जाएगा। कुल मिला के इसमें से कोई पॉइंट निकल रहा हो कि यहाँ रखोगे सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? एज ए ट्रिक इसको भी ध्यान रख सकते हो कि अगर इसमें से कोई पॉइंट उठा के ले जाके हम पटकेंगे तो वो उसके ना कुछ उसको सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि हम जेड को पट दिए, जैसे क्या 2i को पट के 2i ही देगा कि नहीं देगा? हमसे तो यही कह रहा है ना कि अगर कोई पॉइंट हम उठाए और उसके डब्लू के सापेक्ष हम उसका ट्रांसफॉर्म कराएंगे तो सेम पॉइंट ही देगा कि नहीं देगा? देगा ना। तो सेम पॉइंट देने का मतलब उसके पॉइंट का कोई चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो हम इसमें से जो वैल्यू उठा के रखेंगे वो वैल्यू सेम आना चाहिए। मोटी मोटी बात यहाँ तक समझ में आया क्या? तो रख के देखते हैं, 2 पॉइंट उठाते हैं तो यहाँ रखते हैं, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2i माइनस कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड जेड का मान कीजिएगा, जेड की वैल्यू रख रहे हो ना तो रख दो, कितना हो जाएगा, 2i+2। समझ में आया क्या? क्योंकि यही तो है ना, इनवेरिएंट क्या होता है, किसी इनवेरिएंट वो बिंदु होते हैं जो रूपांतरण भी बाद भी अपना जगह नहीं बदलते। इसका मतलब 2i का रूपांतरण कराएंगे, जगह नहीं बदलेगा तो 2i आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 2i आना चाहिए, -2 आना चाहिए, -2i आना चाहिए, लेकिन आना तो यही चाहिए, इसी ऑप्शन में से था। चलो चेक करते हैं, फिर कितना हो जाएगा, 4i माइनस कितना हो जाएगा, -4 डिवाइड बाई 2i+2, यही तो होगा, कुछ और होगा तो कितना हो जाएगा, 2i-1 हो जाएगा डिवाइड बाई i+1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ जी, यही होगा। ये कितना हो जाएगा, आई से ऊपर नीचे गुणा कर दो, या आई से ऊपर नीचे गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई, 2i से ऊपर नीचे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, i-1 का होल स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, नीचे ये हो जाएगा, तो नीचे कितना लिख दें, i की स्क्वायर प्लस, देखो ये कितना हो जाएगा, i-1 का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा। नीचे कितना बनेगा भाई, i की स्क्वायर -1, ये तो बनेगा, कुछ और बनेगा। फिर देखो 2, ये कितना, इसको एक्सपेंड करते कितना हो जाएगा, आई की स्क्वायर -1, फिर +1, फिर कितना हो जाएगा, -2i डिवाइड बाई कितना आ जाएगा भाई, -1 -1, यही तो है, कुछ हो रहा है।
ये पोर्शन कट गया, टू टू कट जाएगा, कितना है देखो 2i आ गया कि नहीं आएगा। तो हम अपना जो डेफिनेशन बता रहे हैं उसी हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि एक तरीका ये भी है। लेकिन हम देखो ऊपर जो सॉल्व करे वो ज़्यादा आसान है, पता लगा इसमें पहला ऑप्शन ना मिला, दूसरा चेक करना पड़े, दूसरा ना मिला, तीसरा चेक करना पड़े। इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हम उस पर क्या होता उसमें चेक कर लेते हैं। तो इनवेरिएंट पॉइंट समझ में आया क्या? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त उसको देखते हैं। चलो चल जाओ भाई। इस क्वेश्चन को देखो, ये जितना इजी क्वेश्चन है उतना इसको गलत करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। तो इसको बात को हम समझते हैं पहले, फिर लगाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगेगा। कह रहा है कि हमको कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ। तो क्या कॉस इनवर्स कॉस थीटा की तरह जैसे हम ये लिखते नहीं थे, कॉस कॉस इनवर्स थीटा ऐसे या कॉस इनवर्स कॉस थीटा ऐसे लिखा रहता था, तो इसको हम थीटा लिख देते थे कि नहीं लिख देते थे। लेकिन कभी उसके आगे की प्रॉपर्टी पे हमने ध्यान नहीं दिया कि आगे की प्रॉपर्टी इसमें लिखी क्या गई है। ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा ये तब आता था जब इसके जो थीटा है, ये थीटा का जो वैल्यू होता था ये 0 से पाई के बीच में हो तब। लेकिन यहाँ देखो ये पाई 5 पाई/4 क्या 0 से पाई के बीच में आ रहा है क्या? 0 से पाई के बीच में तो आ ही नहीं रहा है, ये देखो ये पोर्शन। तो अगर ये पोर्शन में नहीं आ रहा तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा के बराबर तो नहीं होना, पहली बात ये पत्ते की बात हो गया। ठीक है, किसका मतलब क्या है, किसका मतलब क्या है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो होता है ये थीटा आता है। थीटा कब आता है? जब थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई हो। ठीक है, जब 0 से पाई के बीच में थीटा है तो थीटा आएगा। ये 2 पाई माइनस थीटा कब आएगा? जब अपना थीटा बिलोंग्स टू पाई कामा 2 पाई के बीच में हो। नहीं समझ में आया क्या? जब अपना पाई कामा 2 पाई के बीच में रहेगा तो 2 पाई माइनस थीटा आएगा। अब जब अपना थीटा 0 से पाई के बीच में रहेगा तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू थीटा आएगा। तो यहाँ एंगल जो 5 पाई/4 लिखा देखो किस में बिलोंग करता है। देखो जो अपना 5 पाई/4 लिखा गया, देखो ये पाई से ज़्यादा है कि नहीं है? है, जिसका मतलब किस में बिलोंग कर रहा है? पाई से 2 पाई के बीच में। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स कॉस थीटा ये कुछ और नहीं होगा, कितना हो जाएगा? तो 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ थीटा हमको दिया कितना गया था यहाँ, क्योंकि थीटा हमको 5 पाई/4 दिया गया है। तो कितना हो जाएगा भाई? 2 पाई माइनस 5 पाई/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर इसको निकालेंगे तो 8 पाई माइनस 5 पाई बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 पाई/4 आ गया, नहीं आ गया? ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? देखो बी ऑप्शन ही हमको दिख रहा था, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये ध्यान रखना कि अपना जो थीटा दिया गया क्या उस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे ही पे अपना आंसर डिपेंड करेगा हाँ ये आंसर अपना होगा कि नहीं होगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i इंटू √3 + i। तो जैसे क्या है कि हम कई बार तुमको बता चुके हैं इस प्रॉपर्टी को, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या होता है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 हो जाता है प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है कि नहीं होता? बताओ, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम Z1 को मान ले 1 + i है और Z2 को मान ले क्या मान ले भाई √3 + i है। अब हम Z1 के लिए हमको बता सकते हो कि अगर इसका मान लो इसके लिए अगर अपना जो आर्गुमेंट है थीटा 1 है तो कितना हो जाएगा भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan इनवर्स y/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाई/4 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये भी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा 2 कितना हो जाएगा भाई? tan इनवर्स कितना हो जाएगा? मॉड y/x और 1/√3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? पाई/6 √30 का मान होता है कि नहीं होता? अब क्या होगा? हम जानते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड Z2 कितना होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 + Z2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फिर आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड Z2 कितना हो जाएगा दोस्त? बता दो जल्दी। कितना हो जाएगा? पाई/4 प्लस पाई/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका एलसीएम लेकिन कितना आ जाएगा दोस्त? इसका एलसीएम 12। ये कितना हो जाएगा? 3 पाई प्लस 2 पाई आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 पाई/12। 5 पाई/12 कहीं दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन ही अपना को दिख रहा है। अब देखो माइनस पाई और पाई के बीच में भी है तो इसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, तो यही हो जाएगा अपना 5 पाई/12। यही आंसर है। समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट्स ऑफ 1 द वैल्यू ऑफ 1 - ओमेगा 1 - ओमेगा² 1 - ओमेगा⁴ 1 - ओमेगा⁴ इस क्या होगा? तो क्योंकि ओमेगा कह रहा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, ये हमको बोला क्या है? हमको बोल रहा है कि ये ओमेगा कुछ और नहीं है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। सबसे पहले यही पहचान लो कि ओमेगा अगर क्यूब रूट्स यूनिटी है तो अपना आधा काम बन गया। ठीक है, अगर ये
ये देखो ये दिया गया कुछ ढका नहीं, ढक रहा, अब भी ढक रहा, तो इसको थोड़ा देर ऐसे ही पढ़ देते हैं, अब क्या ढकेगा, अब नहीं ढकेगा। तो चलो, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर वन अपान ओमेगा, तो क्या कह रहा है, ओमेगा अपना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इस पोर्शन में जो हमको एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में जहां भी हमको दिखेगा कि ये ओमेगा क्यूब मान 1 होता है, वहां पे इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ ओमेगा पावर 4 लिखा है, क्या ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखा है, क्या इसको 1 माइनस ओमेगा कर दे, कोई दिक्कत है क्या। ये 1 माइनस ओमेगा पावर 8 लिखा है, तो ओमेगा 3 टू जा 6, यानी इसका रिमाइंडर 2 बनेगा, तो इसको 1 माइनस ओमेगा के स्क्वायर बनाने, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर बन गया, ये 1 माइनस ओमेगा की स्क्वायर का स्क्वायर बन गया, नहीं बना। अब चले आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक्सपेंड करो, कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस कितना हो जाएगा, ओमेगा माइनस 2 ओमेगा होगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा जल्दी ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 ओमेगा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा पावर 4 माइनस 2 ओमेगा की स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब बताओ कितना होगा, 1 प्लस ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइन, लिख देना, कोई दिक्कत क्या थोड़ी है। ये देखो 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस ओमेगा बचेगा कि नहीं, देखो ओमेगा पावर 4, तो ओमेगा पावर 4 को क्या लिख सकते हो दोस्त, देखो एक बार लिख के दिखा देता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब मान 1 होता तो सीधा ओमेगा लिख दे, कोई दिक्कत है क्या। तो ये कितना आएगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 ओमेगा हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा के स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत है, कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा के स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 ओमेगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 ओमेगा की स्क्वायर। नहीं समझ में आते, फिर एक गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 प्लस हो जाएगा ओमेगा क्यूब मान 1 होता तो कितना हो जाएगा, 9। 9 कहीं दिख रहा है आंसर में, देखो अपना फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है प्यारा सा, यही अपना आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइड बाई ई पावर आई पाई बाई 3 के मैं बताना है। चलो देखते हैं भाई कैसे बताना है, इसको पहले देखते। तब क्या करेंगे कि जैसे नीचे ये देखो दिख रहा है पोलर फॉर्म में दिख रहा है, हम ऊपर वाले को भी पोलर फॉर्म में बदल देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसको बदलना कैसे है। तो कैसे बदलना जी, छोटे में देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एकदम जल्दी जल्दी ये छोटे में बता दे रहा हूँ कैसे बदला जाता है। तो इसका पहले मॉड निकालेंगे, अगर ये जेड है तो जेड इज इक्वल, इसका मॉड जेड निकालोगे कितना आ जाएगा, मॉड जेड आ जाएगा √2, आएगा कि नहीं आएगा। फिर आर्गुमेंट आप जेड निकालो, देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आई है, 1 माइनस आई है भाई, आई माइनस 1 है, ये आई माइनस 1 है, आई माइनस 1 यानी रियल पार्ट निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। रियल पार्ट निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये -1 प्लस आई लिखा है, ध्यान देना। तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट में अपना जो आर्गुमेंट होता है कितना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होता है, पाई माइनस थीटा होता है। तो थीटा पहले हम निकालें, थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स डिवाइड बाई कितना, 1 अपान -1 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए निकालना है, तो अपना आर्गुमेंट ऑफ थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा भाई, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस 4 हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 होगा कि नहीं होगा। देखो ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, एग्जाम में ये मत करिएगा, कभी भी मत करिए, इतनी प्रैक्टिस करिएगा कि डायरेक्ट लिख सको, ठीक है, क्वाड्रेंट पता कर सको। क्वाड्रेंट में पता कर लिए पाई माइनस थीटा होता है, कि थीटा किस वैल्यू के लिए रख के तुरंत निकालो, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, ये √2। अब इसको अब 1 माइनस यानी आई माइनस 1 को अब लिखना हो तो क्या लिखोगे, ये कितना, आई माइनस 1 को लिखना हो तो इसको क्या लिखे थे, -1 प्लस आई, इसको क्या लिख सकते हो पोलर फॉर्म में, √2 कितना, कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4 होगा कि नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हो जी, इसको और कुछ लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो उसको देखो। अब क्या लिख सकते हो, अगर इसको हमें यूलर फॉर्म में बदलना चाहें तो क्या, ये कुछ और नहीं, ई की पावर आई 3 पाई बाई 4 ही तो है मित्र जी, और कुछ है, यही तो है ना जी, यही है। अब जी अब चलो जो हमको जेड दिया गया उसको बदलते हैं। जेड हमको क्या दिया गया, आई माइनस 1 डिवाइड बाई ई के पावर आई पाई बाई 3 दिया गया। हमने ऊपर वाले को भी पकड़ के लेके बदल के लेके आया, कितना, ई के पावर आई 3 पाई बाई 4 लिखा गया, लिखा गया कि नहीं लिखा गया, डिवाइड बाई कितना, ई के पावर आई पाई बाई 3। अब इसको देखो, बेस समान है, गाते गट जाएंगी, तो √2 ई के पावर आई कामन कर लें तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, कोई दिक्कत यहाँ था,
कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा √2e⁻i, ये कितना हो जाएगा 9 पाई माइनस 4 पाई डिवाइड बाई 12 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कितना हो जाएगा √2e⁻i कितना 5 पाई बाई 12 होगा कि नहीं होगा, यही होगा। ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, देखो यही तो थीटा, अपना यही थीटा होता था कि नहीं, थीटा यही होता था, तो कितना 5 पाई बाई 12 दिख रहा है, क्योंकि माइनस पाई और पाई के बीच में ही है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये अगर कहीं दिक्कत आ रहा हो बता दे भाई, जेड जो, चलो जल्दी से बता देता हूँ, ध्यान रखना, जल्दी से लास्ट बार बता रहे हैं, नहीं तो जाके थ्योरी क्लास देखना, कहीं भी दिखा Z = E/R/I थीटा कहीं दिखे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है अपना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है अल्फा के बराबर होता है, जो अल्फा निकालते फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ अल्फा = लिख दे रहा हूँ tan−1/y/x होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z = x+i y के लिए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पूछे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा जी, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए बता सकते हो थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बता दो भाई, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा कितना होता है, माइनस पाई, पाई माइनस कितना होता है, अल्फा होता है। ठीक है, इसी को बढ़ा के क्या लिख सकते हो, माइनस पाई प्लस अल्फा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हारी इच्छा हो लिख सकते हो। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा मित्र, वो बता दो भाई, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा। ये था तुम्हारा, यही सबसे इम्पोर्टेंट, ये अपना प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के कैसे तरीके हैं उसकी बात मैंने किया। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब तो बोलोगे तो नहीं ना, अब बोलना भी मत, क्योंकि अब बताने वाला नहीं हूँ मैं। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू, जो हमको दिख रहा है ये दिखा, देखो ये इसकी हमकी वैल्यू बताओ कितना होगा। पहले ध्यान से इस टर्म को समझते हैं क्या कह रहा है। पहले कह रहा है कि ये इसका जो टर्म लिया गया इसका क्यूब करो, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल कर हमको बताओ कितना होगा। पहले हम इसका क्यूब करके देखें इसकी वैल्यू क्या आता है भाई, तभी तो कूदेंगे मार्केट में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो देखते हो, पहले इसकी वैल्यू को पकड़ते हैं, cos π/6 प्लस i sin π/6 पावर कितना 3/2 लिखा है कि नहीं लिखा है, यही लिखा है। और 1/2 को ऊपर रखते हैं, क्यूब को डिवाइवर्स थ्योरम की तरह, इस जो ट्यू 3 है इसको इसके साथ गुणा कर दो, कितना देखो, जैसे क्या पढ़े थे, जैसे cos थीटा डिवाइवर्स थ्योरम क्या पढ़े थे, i sin थीटा का पावर अगर n लिखा गया था तो क्या लिखते थे, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा लिखते थे कि नहीं लिखते थे, यही तो लिखते थे, कुछ और लिखते थे, यही लिखते थे। तो स्क्वायर रूट को मैंने ऊपर रखा, क्यूब को केवल लेके आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा cos 3π/6 प्लस i sin 3π/6, यही तो है, कुछ और है, यही है। तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे भी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, cos π/2 प्लस i sin π/2 होगा कि नहीं होगा बताओ, ये हो जाएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े, नहीं तो फिर से समझाएं। ठीक है, फिर cos π/2 का मान कितना होता है जी, sin π/2 का मान कितना होता है जी, cos π/2 का मान 0, आई sin π/2 का मान 1 होता है, तो कितना आ गया, i का पावर 1/2 आ गया। अब बताओ भाई, रूट आई मोटा मोटा हमसे पूछ ला, रूट आई। अब बताओ रूट आई, अब दिए गए पदों के मानों का गुणनफल हमसे पूछा, तो आई के जो रूट्स आएंगे उनका फिर गुणनफल निकालेंगे, जो आएगा वही अपना आंसर होगा। तो ठीक है, हम जैसे क्या है कि जब पढ़ा रहे थे कि अगर एक जेड दिया गया है, उसके n मूल है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया गया जिसके n मूल है, तो हमने बताया था प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स क्या होता है, -1 का पावर n-1 होता है इंटू जेड, होता था कि नहीं होता था। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ इसके थ्योरी पार्ट को बगल में कहीं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक हमको देखो जेड दिया गया, क्या दिया गया, जेड दिया गया। अगर इसके पूछ लें प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स बताओ कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स कितना होगा भाई, ये हमसे पूछ ले तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, तुम पूछ से बताओ। तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स का जो फार्मूला हम बताए थे, याद करो, प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स का फार्मूला क्या बताए थे, -1 का पावर n-1 इंटू जेड होता था कि नहीं होता था, यही तो होता था। ये हमको हमेशा रटा रहना चाहिए, क्या है ये पोर्शन हमको रटा रहना चाहिए। ठीक है, चलो फिर यहाँ क्वेश्चन देखे, क्या -1 का पावर n-1 इंटू जेड। अब ये n क्या है, जो स्क्वायर रूट था, y n = 2 स्क्वायर रूट n = 2, क्यूब होता तो 1/3 लिखते थे, n = 3 लिख देते, नहीं लिखते थे। चलो फिर यहाँ देखो, अब यहाँ क्या लिखा, 1/2 लिखा, तो n की वैल्यू ये है, कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मान का मतलब यहाँ वही है, प्रोडक्ट ऑफ कितना, उसके रूट्स का मान ही, तो वही जो वैल्यू यहाँ पूछा, वैल्यू मतलब वही रूट्स ही पूछ रहा है, उसका प्रोडक्ट को पूछ रहा है, कितना हो जाएगा भाई, अभी मैंने क्या बताया, -1 की पावर n-1, तो n कितना है 2 - 1,
2 माइनस 1 इंटू जेड कितना है भाई माइनस आई। अब कहोगे कि भाई हम कैसे मान ले यही होगा, अगर तुमको नहीं मानना है तो मत मानो, हम मना के छोड़ेंगे तुमको, काहे टेंशन ले रहा था। रूट आई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इसका रूट निकाले बोले थे कि रट लेना है, 1 + i/√2 होता है। इसका दूसरा रूट कितना होता है -1 -i/√2 होता है। यही तो होता है, कुछ और होता है, यही होता है। अब इसको गुणा कर डालो, दोनों को गुणा करो, अभी देख लेना दोनों को गुणा करोगे। देखो ये एक पोर्शन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है, ये इसको -i कर लेना है, ठीक है, कर डालो, यही आएगा आंसर। गुणा करो, करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा -i आएगा। देख लेना ये वैल्यू यही आएगा, ज़्यादा मुझे लग रहा है यही आएगा, नहीं तो निकालूँ जैसे कह दो निकाल देता हूँ। जैसे क्या निकालते थे ऐसे निकालते थे, 0 + i लिखा गया है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, प्लस माइनस क्या लिखते थे, √mod z प्लस रियल पार्ट बाई 2, फिर क्या लिखते थे प्लस आई, अगर पॉजिटिव है तो आई, फिर √mod z फिर रियल पार्ट यहाँ 0 है तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। यही करते हैं कि नहीं करते। तब mod z कितना होगा 1 होगा तो 1/2, ये कितना हो जाएगा भाई 1 बाई प्लस माइनस 1/√2, ये कितना हो जाएगा आई 1/√2 होगा कि नहीं होगा, कुछ और होगा, यही होगा। अब देखो यही कर दिया, यहाँ तक ये समझ में आया क्या, यहाँ तक ये कर दिए हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखो पोर्शन आगे देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर, देखो यहाँ दो वैल्यू निकल के आया कि नहीं निकल के आया, एक प्लस में आएगा एक दोनों माइनस में आएगा। तो देखो ये भी प्लस में है, एक प्लस पूरा प्लस रहेगा, एक दोनों माइनस रहेगा। अब इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कितना आया था -1। ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो रूट निकालेंगे, मैंने दो कई तरीके बताए थे, अभी आगे कई रूट निकलने की संभावनाएं आएंगे, वहाँ सब मैं बताऊंगा। लेकिन ये है कि यहाँ जो बोला था यहाँ इसी बेसिस है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है -1 पावर n -1 इंटू जेड, जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, जैसे हमने वहाँ बताया था किसका क्यूब nth रूट्स ऑफ यूनिटी का। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या बताया था, -1 पावर n -1 इंटू 1 जेड जेड वहाँ 1 है तो 1 हो जाता था, यही समझे क्या। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये हो गया, अगला क्वेश्चन देखते क्या दिखा है। कह रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो वैल्यू ऑफ z+3, ये देखो इसकी वैल्यू, इसमें कुछ मिस्टेक है, कोई मिस्टेक नहीं है। चलो देखो हमसे कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, वैल्यू आप इतना पूछा, वैल्यू कितना पूछा है भाई हमसे, z+3 और जेड कॉन्जुगेट का +3 की वैल्यू हमसे पूछा है। चलो बता ही देते हैं भाई, इसमें घबराने वाली बात क्या है। तो देखो z+3 क्या लिखा है, z+3 इंटू जेड कॉन्जुगेट +3 लिखा गया है। हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं z+3, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं z+3 पूरे का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तब क्या लिखो, देखो क्या लिखा है, कहीं लिखो, देखो इसमें मॉड जेड का स्क्वायर लिखा रहता तो इसको क्या लिखते हो, जेड इंटू जेड स्क्वायर लिखते थे कि नहीं लिखते, क्या जेड इंटू जेड बार लिखा है कि नहीं भी लिखा था, या जेड इंटू जेड बार लिखा है तो क्या इसको हम z+3 का स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में हमको लग रहा है भारी मिस्टेक हो गया है, एक कर लो, ये पहला ऑप्शन कर लो मॉड z+3 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कर लो मॉड z+3 कर लो, तीसरा स्क्वायर कर लो, एक z²+3 रहे तो चौथा डी ऑप्शन z²-9, z²+9 ही रहे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि sin थीटा प्लस आई cos 2 थीटा एंड cos 2 थीटा माइनस आई sin 2 थीटा आर कॉन्जुगेट ईच अदर, यहाँ ईच अदर भी लिख लो, ईच अदर कॉन्जुगेट ईच अदर। अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो वही बताना है कि किस थीटा के लिए कॉन्जुगेट होंगे। तो अच्छे से एक बार सोचो, चलो बताते हैं, पहले थोड़ा इसका थ्योरी पार्ट को हम समझते हैं फिर बताते हैं। थ्योरी पार्ट का इसी साथ रिवीजन हो जा रहा है ना, इसीलिए बता रहे, बाकी हम डायरेक्ट लगा भी सकते हैं। ये हुआ रियल पार्ट हो गया। कॉन्जुगेट हम बताए कि अगर अपना यहाँ पे मान लो जेड रहा होता तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकाले थे, इसी जेड रियल एक्सेस पे इसका इमेज ही तो निकाले थे, जेड यही कॉन्जुगेट यही तो था, कुछ और था, यही था। ये देखो भाई ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, कहोगे कि इमेज कैसे टेढ़ा हो सकता है, तो इमेज टेढ़ा नहीं हो सकता भाई, हम भी मानते हैं, लेकिन हम सीधा करने का हमारे पास जुगाड़ भी है, हम सीधा कर दे रहे हैं। लो ये आप खुश रहोगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल पार्ट में इमेज होता है, इमेज होता है, उसका इमेज होता है। चलो इसका इमेज होता है तो इसका मतलब क्या है, अगर जेड जो है, अगर x+i y है, या एक्स जेड जो है, मान लो z1 है, x1+i y1 है, और z2 जो है अगर x2+i y2, और हमसे ये कहे कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट होते हैं भाई, तो अगर ये जेड अपना x+i y हो
तो कितना हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। तो ये इन दोनों पोर्शन को कहूँ कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो रियल पार्ट ऑफ z1 जो होगा रियल पार्ट ऑफ z2 के बराबर होगा। देखो यहाँ बराबर है, एक्स एक्स के बराबर है कि नहीं है। लेकिन लेकिन जैसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 निकालते हैं, ये निगेटिव इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के बराबर होता है कि नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोर्शन हमको यहाँ दिया गया है, इस बात को समझो, जो यहाँ दिया गया है इसका रियल पार्ट, इसके रियल पार्ट के तो एकदम सिंपल ऐसे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। तो यानी tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बता सकते हो, एन पाई प्लस पाई बाई 4 होगा कि नहीं होगा, एन पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। लेकिन फिर क्या भाई, इमेजिनरी पार्ट वाले मैंने क्या बताया कि जो ये कॉस टू थीटा है ये माइनस माइनस साइन टू थीटा के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। फिर ये कितना हो जाएगा, tan टू थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टू थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एन पाई प्लस पाई बाई 4 होगा कि नहीं होगा। तो थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। या अगर टू थीटा लिखा है तो थीटा को वैल्यू ला के यहाँ पे रख दो। तो थीटा की वैल्यू यहाँ रखो तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहे हैं। देखो दिखा देता हूँ, जैसे क्या टू थीटा बराबर कितना आया, एन पाई प्लस पाई बाई 4। यही तो आया, कुछ हो रहा है, यही आया है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ कितना है, यहाँ पाया है एन पाई प्लस पाई बाई 4, यही तो आया, कुछ हो रहा है। एक को एम बना लो, एक को एन बना लो। भाई देखो, इसको एम बना देता हूँ, इसको एम बना देता हूँ मैं, इसको क्या बना देता हूँ, एम। तो कितने बराबर होगा, एम पाई प्लस पाई बाई 4 है। क्या दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, ये आपस में बराबर ही नहीं आ रहे। तो इसका मतलब इसको कोई वैल्यू नहीं आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, कोई मान नहीं। तो इसका अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फटाक दे देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, देखो इसमें 1 प्लस आई 1 माइनस आई का पूरे होल का पावर एक्स से लिखा गया था। ऑलरेडी क्वेश्चन हो गया है, बताया हूँ। एक्स किसके मल्टीपल आता है, एक्स इक्वल टू 4 एन आता है। तो ये अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बस इसमें थोड़ा नोट पॉइंट बताया था ना, इसको रटे रहना हमेशा, दिमाग में बैठे रहना चाहिए। पहला पहला ये कि अगर 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई आ जाए तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगा, आई आएगा। दूसरा, अगर यही चीज़ 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई आ जाए तो इसका वैल्यू माइनस आई होता है। ये इसलिए ताकि इसको रेशनलाइजेशन वगैरह करने की जरूरत ना पड़े भाई, ये जल्दी से लिख के आगे बढ़ जाओ। चलें आगे बढ़ें, 27 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन एक्स प्लस वाई इज नॉट रियल। नॉट रियल होने के लिए भाई क्या होना पड़ेगा, देखो एक्स प्लस वाई इज नॉन रियल, रियल नहीं होना चाहिए, नॉन रियल होना चाहिए। नॉन रियल होने का मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट होना जरूरी है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट होना जरूरी है तो क्या होना चाहिए, वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉन रियल तभी हो सकता है। तो वाई नॉट इक्वल टू 0, अगर हमको ये कह देता कि ये रियल है, बताओ रियल होने के लिए क्या कहता भाई, फिर वाई इज इक्वल टू 0 करना पड़ता। क्यों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 हो जाएगा तो रियल हो जाएगा। नहीं समझ में आया। चले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सब चीज़ पे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, जो जरूरी है जहाँ वहाँ देंगे टाइम। क्या, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस जेड, जेड की मान हमसे पूछा है। चलो देखो हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड का मान हमसे पूछा है। इसी का मान पूछा है ना, तो इसके मान को हम बताते हैं। कैसे बताएंगे, चलो बारी बारी से देखो। साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड लिखा था, क्या कुछ ऐसे नहीं दिख रहा कि माफ कीजिएगा, कॉस फॉर्मूला लिख देते हैं, नहीं तो फिर बनाना पड़ेगा। क्या ये कैसे नहीं लिख दे रहा, कॉस जेड प्लस आई साइन जेड इंटू कॉस जेड माइनस आई साइन जेड फॉर्मेट में नहीं लिखा है। एक बार बताओ ऐसे कुछ लिखा है कि नहीं लिखा। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ए प्लस बी ते माइनस बी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर जेड प्लस आई माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड हो जाएगा। आई की स्क्वायर मान होता है माइनस 1 रख दोगे तो कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड ही तो आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा। यहाँ तक कोई घबराहट, कोई घबराहट नहीं। फिर इसको एक पावर आई जेड इंटू एक पावर माइनस आई जेड लिख सकते हो, क्या यूलर्स फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। फिर इसको क्या, बेस समान है तो घाते जुड़ भी जाएंगे, तो एक पावर आई जेड कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आई जेड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा भाई, ये इतना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यहाँ तक समझ में आया क्या। देखो इसमें ऑप्शन कहीं मिल रहा है, देखो फॉर बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट। चले आगे बढ़े। अब क्या कह रहा है 29 में, हमको क्या कह रहा है कि इसका इंटीजर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, आपको जेड दिया गया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया है। कह रहा है कि यहाँ साफ साफ कह रहा है कि एक्स अपना ग्रेटर देन 0 है। कह रहा है कि हमको इंटीग्रल वैल्यू बताओ कि इसका 0 से इन्फिनिटी एक पावर माइनस ई जेड का किसका निकालना, 0 से इन्फिनिटी एक पावर माइनस जेड टी डी टी की वैल्यू हमको निकालना। देखो जो इंटीग्रेशन जानते हो सेम टू सेम वैसे चलना है, बस थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो उससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं।
चलो देखते निकालते हैं पहले ई की पावर माइनस जेड टी। अगर ई की पावर माइनस जेड टी है तो अगर तुम जो इंटीग्रेशन जानते हो उसी उसी पेज पे लगाओ तो क्या लिखते थे, ई की पावर माइनस जेड टी डिवाइड बाई क्या माइनस जेड करते थे कि नहीं करते थे। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, 0 से इन्फिनिटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो भाई, कोई डाउट नहीं है। तो मान -1/z को हम बाहर कर लेते हैं तो कितना बचा, ई की पावर माइनस जेड टी। इसका पावर कितना, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि टी पे ना देखो, टी पे इंटीग्रेशन होता है, टी वाले ही तो पोर्सन है, बाकी तो कांस्टेंट है। अब रखते हैं वैल्यू, ई पावर में कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू रख दोगे माइनस जेड, इन्फिनिटी रखोगे, ये होगा माइनस एक पावर कितना हो जाएगा माइनस जेड, 0 रख दिए, कोई दिक्कत है। अब देखो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, जब देखो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है, जैसे जेड अपना इन्फिनिटी तरफ माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है तो ई की पावर माइनस समथिंग का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 की तरफ टेंड हो जाएगा। अब कहोगे 0 की तरफ क्यों, क्योंकि ये एक्स वाई पे भी तो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह रहा है ये एक्स अपना पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, -1/z। ये कितना आएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। नहीं आएगा तो -1, तो -1 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/z। तो 1/z की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/z। ये बी वाला ऑप्शन अपना सही है कि नहीं सही है, अपना बी ऑप्शन सही है। नहीं समझ में आया, ये चीज़ पर समझने में कोई दिक्कत है क्या भाई, कि ई पावर माइनस इन्फिनिटी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी देखो भाई क्या है कि अगर ई पावर माइनस इन्फिनिटी में समझने में दिक्कत, मान लो ई पावर इन्फिनिटी समझने में दिक्कत आ रहा है तो 1/e पावर इन्फिनिटी कर लो, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या होता है, एक पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी क्या देगा, 0 दे देगा, नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन चलें कि ना चलें, अब चलते हैं। चल तो भाई अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्या कह रहा है, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos π/5, यही तो है, कुछ और है, यही है। तो चलो इसको पहले हम जनरल फॉर्म को बताते हैं, फिर इसका छोटी सी पहलू, 5 दिया गया, हम 10, 5 दिया हो, 10 दिया हो, 50 दिया हो, ऐसे 50 क्वेश्चन लगाने हैं। अगर इससे 50 क्वेश्चन लगाना सीखना चाहते हो तो थोड़ी देर हमारे साथ बिताइए, इस टाइम कैसे लगाते हैं। चलो तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हजारों पूछे जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो, क्या अगर कहीं भी क्वेश्चन में हमको दिया जाए एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos θ, हमको ऐसे दे दे, ठीक है, तो क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक बनाना है। तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल कोई घबराए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके हम क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, कैसे करते हैं, b मतलब कितना, -b से प्लस 2 cos θ हो जाएगा, ऐड करते थे, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 cos² माइनस 4ac, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा, डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 2a, यही तो होगा, कुछ और होगा। ये कितना हो जाएगा भाई, 2 cos θ प्लस माइनस, अब देखो यहाँ से 4 बाहर कर लेंगे, 4 बाहर कर लें, 2 आ जाएगा, cos² माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। तो cos² माइनस 1 किसी का फार्मूला पढ़े हो क्या, नहीं, लेकिन हम 1 माइनस cos² पढ़ा हूँ, फार्मूला पढ़ा हूँ, तो माइनस आई, ये क्या, इसका फार्मूला ये पढ़े हो क्या, ये -sin² लिख दें अंदर, कोई दिक्कत है क्या, -sin², देखो माइनस लगा भाई, -sin² लिखने कोई दिक्कत, डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया दोस्त, इसका मतलब ये हो गया कि 2 cos θ प्लस माइनस आई साइन थीटा डिवाइड बाई 2 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमको क्या मिला, एक एक्स की वैल्यू मिला cos θ प्लस आई साइन थीटा, एक एक्स की वैल्यू मिला cos θ माइनस आई साइन थीटा, मिला कि नहीं मिला। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम समझते हैं। अगर हमको एक्स की वैल्यू, अगर हमको एक्स की वैल्यू cos θ प्लस आई साइन थीटा मिल गया, तो इसमें से कितने लोगों हैं हमको बता सकते हो 1/x की वैल्यू क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 1/cos θ प्लस आई साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब ये बताओ 1/cos θ प्लस आई साइन थीटा को इसको ऊपर कर दें, अगर इसको हम ऊपर कर दें तो कितना हो जाएगा, cos θ प्लस आई साइन थीटा का पावर कितना हो जाएगा, -1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो कितना हो जाएगा cos माइनस थीटा, ये प्लस आई साइन -1 इंटू थीटा बाई किसके, डिमॉइवस थ्योरम, कितना हो जाएगा cos θ माइनस आई साइन थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर x इज इक्वल टू cos θ प्लस आई साइन थीटा, तो x पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos θ प्लस आई साइन थीटा का पावर n होगा कि नहीं होगा, बता दो किसी को कोई दिक्कत,
कितना हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होगा कि नहीं होगा। कुछ आया डिमाइवस थ्योरम दिमाग में आया, कुछ आया। इसी तरह अगर 1/x इज इक्वल टू इतना आया तो 1/x का पावर n करोगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n ही तो होगा, कुछ और होगा। ये कितना हो जाएगा भाई कॉस n थीटा, ये n ऊपर हो गया, थोड़ा n को नीचे लेके आओ भाई। आ जा भाई, आ जा भाई, तेरा जगह जहाँ वहीं पे रहे। माइनस आई साइन एन थीटा, यही तो है, कुछ हो रहा है। अब देखो एक हमको ये पोर्शन मिला, ये मिला, ठीक है। और दूसरा पोर्शन हमको कहाँ मिल रहा है, ये देखो यहाँ मिल रहा है। ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब इन दोनों पोर्शन को हम जोड़ते हैं, एक्स पावर एन प्लस 1/x पावर एन को हम जोड़े तो कितना आ जाएगा भाई 2 cos n थीटा, आया कि नहीं आया, आएगा 2 cos n थीटा। अच्छा, अब बताओ हमको यहाँ एक्स पावर एन प्लस एक्स पावर एन ये पूछा था, लेकिन अब हमसे ये घटा के भी तो पूछ सकता है, एक कंडीशन ये भी तो कहीं बना सकता हूँ, एक्स पावर एन माइनस 1/x पावर एन पर ये भी तो पूछ सकता है। तो कितना हो जाएगा भाई 2i साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, फतेह की बात। चलो ठीक है, फिर यहाँ तक समझ में आया, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। पहला चीज़ क्या, अगर ये पोर्शन इतना हो गया, ये हो गया, तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था, हमसे पूछा भाई हमको ये बताओ कि हमको कह रहा है क्वेश्चन में चलते हैं सीधे। हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है मित्र, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारा ये पोर्शन देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos π/5 है, तो सबसे पहले यहाँ बताओ थीटा अपना कितना मिल गया 5π, यानी π/5। और हमको वैल्यू पूछा है एक्स पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, इसकी वैल्यू पूछा था हमको, n कितना मिल गया 5। अभी थोड़ा हम पढ़ के आए, एक्स पावर n प्लस 1/x पावर n होता है तो कितना हो जाएगा 2 cos। चलो भाई फिर से दिखा देता हूँ, एन थीटा लिखे थे कि नहीं लिखे थे, यही तो लिखे थे, देख लेना जाके। कितना हो जाएगा 2 × cos, एन कितना मिला यहाँ 5, कितना हो जाएगा 5 थीटा। मिला कि नहीं मिला, यही तो मिला 5 थीटा। किसका मिला, एक्स पावर, अब ये किसका वैल्यू है, एक्स पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, 5 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमको क्या मिला, थीटा की वैल्यू हम निकाल के लाएं, देखो थीटा हमको π/5 मिला, 5 × π/5 रख देते हैं। कितना हो जाएगा 5 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 cos π, cos π का मान कितना होता है भाई -1, कितना हो जाएगा -2। फर्स्ट अपना ऑप्शन करेक्ट है। ये रिजल्ट जो हमने बताया यहाँ पे, जो हमने रिजल्ट ला के दिखाया आपको, ये रिजल्ट हमेशा जुबान पे बनी रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, इसको इतना लगाने का झंझट वहाँ नहीं पड़ना चाहिए। पहला चीज़ क्या, पहला चीज़ यही कि एक्स पावर एन प्लस वाई पावर एन जो होता है ये किसके बराबर होता है 2 cos n थीटा के बराबर होता है, ये हमेशा रटा रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है तो एक्स पावर एन माइनस 1/x पावर एन माइनस ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसके जितने बनने वाले क्वेश्चन थे हमने बता दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर चलते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं।